चलो बेटा, है ना, हम पढ़ रहे हैं मौलिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। उम्मीद है पढ़कर आए होंगे, आपने छुट्टी का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। देखो ऐसा है बेटा कि देखो जब तक तुम अपने आप को तराशोगे नहीं, तलाशोगे नहीं, तराशोगे नहीं, तब तक गुमनाम रहोगे, ठीक है। द वर्ल्ड इज, जो दुनिया की जो भाषा है, ठीक है, द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज ओनली द सक्सेस, ठीक है ना। सफल होगे तो लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग पूछेंगे, ठीक है। 6th क्लास में, आज मैंने सुबह एक मॉर्निंग मोटिवेशन बोला भी था, 6th क्लास में एक छोटी सी स्टोरी है कि पानी की एक बूंद होती है जो बादलों के घर से निकलकर जो है अलग बिछड़ जाती है। उसे इस बात की चिंता होती है घर छोड़ने के बाद कि मैं, मेरा क्या होगा। वाटर की ड्रॉप सोचती मेरा क्या होगा, क्या मैं कहीं जलती हुई आग में जाके गिर जाऊंगी और भाप बन जाऊंगी, क्या मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी मैं, पानी की वो बूंद सोचती है। बहुत चिंता करती है क्योंकि परिवार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। वो मैं समझ सकता हूँ, आप सबके लिए भी एक दिन छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन जो है वो थोड़े समय के बाद लगता है कि अब बोर लग रहा है बहुत, ठीक है। सोचते हैं कि खूब पढ़ेंगे छुट्टी में, पर कम पढ़ पाते हैं उस दिन, नॉर्मल डे से कम पढ़ पाते हैं उस दिन, ठीक है, ये फैक्ट है। तो पानी की बूंद भी यही सोचती है कि मेरा क्या होगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपकी इंटेंशन, मंशा सही होती है, सही व्यक्ति आप होते हैं, सही प्रयास आप कर रहे होते हैं, तो सही सही घटता है आपके साथ में। वो पानी की बूंद एक सीप में जाके जो है, वो सीप मोलास्कन जो होता है वहां जाके वो एक गिर जाती है उसमें और आगे जाके मोती बन जाती है। ऐसी कहानी है वो, कि उसकी परिणति ये होती है कि वो कीमती बन जाती है, केवल समुद्र में मिलके खत्म नहीं हो जाती है या कहीं जो है वो भाप बन के उड़ नहीं जाती हो। घर हम सबको छोड़ना पड़ता है, 18 साल की उम्र में मैंने भी घर छोड़ा हुआ है। आप भी जब मेडिकल में सिलेक्ट होंगे घर छोड़ना, और ऑलमोस्ट आप छोड़ चुके हैं। यदि आप इस साल मेहनत करते हैं और सिलेक्ट आप हो जाते हैं तो आप घर छोड़ चुके हैं। आप यहाँ आ गए, यहाँ से सीधा आप 1-2 महीने घर जाएंगे, उसका रिजल्ट आएगा, सिलेक्ट हो चुके होंगे, मेडिकल कॉलेज जाएंगे, आप ऑलमोस्ट छोड़ चुके होते हैं हम लोग। कंफर्ट सबसे अधिक घर के अंदर होता है, लेकिन परीक्षा हमारी सबसे अधिक जो है वो बाहर की दुनिया में होती है। यहाँ पहली बार आपको मालूम चलेगा कि आप एक बेहतर इंसान भी नहीं है, आप लोगों से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार मालूम चलेगा कि लोग आपको ये कह भी रहे हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। पहली बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें को बर्दाश्त टॉलरेट नहीं करेंगे, तुमसे मुंह पर कह देंगे। भाई बहन तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मम्मी पापा भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ज्यादा कुछ घर में बहस भी कर लेते हैं, कोई बुरा भी उसका नहीं मानता, थोड़ी ज्यादा फिर बात करने लगते हैं। तो बाहर की जो दुनिया होती है ना, वो रियल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होती है कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर गोइंग टू बी, कि क्या बनने वाले हो आप। तो परीक्षा जो होती है ना, तैयारी केवल कंटेंट की नहीं होती है, वो साइकोलॉजी की भी होती है, आपकी आपके मनोविज्ञान की भी होती है। मेरे पास आज ही एक मेल आया, उसमें उसने लिखा है कि सर, जब तक हम आपसे पढ़ रहे तब तक हम बड़े पॉजिटिव रहा करते थे, बेहतर लगता था। जब से मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया हूँ, 3rd ईयर 4th ईयर में हूँ, और मुझे अब लग रहा है कि मैं बदल रहा हूँ, मैं पहले ऐसा नहीं रहा और मैं अब जो है चिड़चिड़ा हो गया हूँ, क्या करूँ। और अभी आपसे दूरी का एहसास होने लगा है मेरे को। ऐसा मेरे को आज ही मेल आया सुबह सुबह, तो मैंने कहा आपसे बात जरूर करूंगा। मुद्दा ये है कि टू बी ए गुड पर्सन इज ए कंटिन्यूअस एफर्ट। ये एंड कभी नहीं होता है, नेवर एंड, कभी एंड नहीं होता। कोई सिरा हो गया कि आप बन गए परफेक्ट तो अब आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यू हैव टू बिहेव वर्क एवरी डे, और इसका पहला तो परिणाम इस बात से मिलता है कि तुम अपने प्रति कितने ईमानदार हो, तुम अपनी एग्जाम के लिए तुम कितने ऑनेस्ट हो। पहली चीज तो वो है कि तुम यदि यहां पर ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो तो बिलीव मी, यकीन करो, तुम एक बेईमान आदमी हो, और तुम कहीं पे भी दुनिया में किसी भी फील्ड में जाओगे तुम वही बेईमानी करोगे और वैसे ही पीछे रहोगे। बुरी बात है, कड़वी बात है, पर सीधा मुंह पे बोलूंगा, उसके पीछे कारण ये है कि यदि आपको सफल होना है ना, तो ये बातें सुनना और समझना पड़ेगा। यदि तुम आज अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हो ना, आज अपने खुद के लिए खड़े नहीं हो, तो बिलीव मी, तुम किसी और के लिए तो खड़े होने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम पर यकीन तुम खुद ही नहीं कर पा रहे अपने आप पे यकीन। तो नोबडी कैन ट्रस्ट ऑन यू। 1% लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उससे भी कम लोग, less than 1% लोग पूरी दुनिया पर रूल करते हैं, चला रहे हैं उसको। 99% लोग सिर्फ जन्म ले रहे हैं, जीवन काट रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, पानी के बुलबुले के समान, ठीक है। आप बाकी चॉइस आपकी है, तो इसलिए बहुत ऑनेस्ट रहिए अपनी कम तैयारी के लिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं, ये 10 मिनट का डोज रोज देना पड़ता है, 10-5 मिनट का डोज, ताकि आप बने रहें अपने ट्रैक पर, मंजिल पर, रास्ते पे बने रहना बहुत जरूरी है। जैसे होता है ना, लंबी सड़क पे आप चलते हैं तो सड़क पे भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर साइन लगा होता है कि सही जा रहे हो, मतलब
2 किलोमीटर और आगे निकल गए आप, लिखा था माइल स्टोन लगे होते हैं, तो इसलिए हर दिन आपको जो है अपने आप को कहना होगा हाँ भाई हमको आज लड़ाई लड़नी है अपनी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर हमने ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा देख चुके हैं, जीन रेगुलेशन भी देख चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और मुझे लगता है सबको आंसर आना चाहिए उसका। पहला तो यह है, ले कॉपरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है? जोर से बोलिए, कौन? रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। ले कॉपरॉन का स्विच ऑन करने के लिए कौन किससे जुड़ता है? लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से, लैक्टोज जुड़ता है रिप्रेसर प्रोटीन से, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो हमने ले कॉपरॉन को समझा, हमने कैसे ऑन होता है कैसे ऑफ होता है उसको देखा हमने। ले कॉपरॉन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए, जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है। तो हमने ये भी देखा बेटा हमने, और हमने कहा कि जो है ये ले कॉपरॉन इंड्यूसिबल सिस्टम है कि रिप्रेसिबल सिस्टम है? ये इंड्यूसिबल सिस्टम होता है, ठीक है ना। जब हम रिप्रेसिबल सिस्टम की बात करते हैं तो हमको बस इसमें हम बहुत सारा नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि वो कंफ्यूज कर जाएगा हमको, ठीक है। हमको सिर्फ इसलिए कि हम उसने एनसीईआरटी लिखा है और भी सिस्टम होते हैं, तो एक सबसे प्रोमिनेंट सिस्टम जो है वो है रिप्रेसिबल सिस्टम, वो हमको पता होना चाहिए। एक दो बातें, रिप्रेसिबल सिस्टम आप मैंने लिखवाया हुआ है आपको, जब ओपेरॉन के टाइप लिख रहे थे तब मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि रिप्रेसिबल सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहता है कि ऑफ रहता है? ऑन। नॉर्मल कंडीशन में रिप्रेसिबल सिस्टम ऑन रहता है, विशेष कंडीशन में ये ऑफ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई को ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बनाना पड़ता है, बाहर मीडियम में होता नहीं, बनाना पड़ता उसको। नॉर्मल कंडीशन में एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को बनाता रहता है क्योंकि उसको मीडियम में मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसका ओपेरॉन सिस्टम चालू रहता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव कंट्रोल वाले ओपेरॉन है, जो भी हम पढ़ रहे हैं सब नेगेटिव कंट्रोल वाले ओपेरॉन। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब है सिस्टम को बंद करने की कोशिश करने वाले ओपेरॉन है, ठीक है। इसका मतलब है नॉर्मल कंडीशन में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में जो रिप्रेसर बन रहा होगा वो किसी कारण से ऑपरेटर जीन से जाकर वो नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए ओपेरॉन का स्विच ऑन है। सिंपल सी बात यह है कि ध्यान से जो बात याद रखना, रिप्रेसिबल सिस्टम में जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है वो अधूरा होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, ठीक है। एपो रिप्रेसर, उसमें उसको पूरा करने के लिए उसका एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो होता है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, ठीक है ना। और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को दिया अपने मीडियम में डाल दिया, तो क्या अब ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत पड़ेगी बैक्टीरिया को? नहीं पड़ेगी। तो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो है वो को रिप्रेसर के समान व्यवहार करता है, ठीक है। तो हमको जो दो बातें याद रखनी है, और इंड्यूसिबल सिस्टम जो हमने ले कॉपरॉन पढ़ा उससे कंफ्यूज नहीं करना है। जब एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछता है आपसे रिप्रेसिबल सिस्टम के बारे में, चांसेस आर लेस देन 1%, 1% से कम चांसेस का, ठीक है। यदि ओपेरॉन पे क्वेश्चन आएगा तो 99% क्वेश्चन लेक ओपेरॉन पे ही आएगा, इसलिए मैंने कहा ना कि उसको हमको इसलिए इसको लिख नहीं रहे हमने पहले जितना लिखना था जरूरी वो लिख लिया हम, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि एग्जामिनर का दिमाग में लगा उसे कि पूछना चाहिए मेरे को, तो उससे पूछेगा रिप्रेसिबल सिस्टम में जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या वो जाके ऑपरेटर जिनसे जुड़ पाता है? नहीं जुड़ पाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहां पे इसको ऐसे समझते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए ट्रिप्टोफैन मीडियम में एब्सेंट था, रेगुलेटर जीन ने बनाया, इनेक्टिव रिप्रेसर बनाया, इसने एपो रिप्रेसर बनाया, और ये जाकर जो है वो ऑपरेटर जीन से नहीं जाकर नहीं जुड़ पाता है, मतलब इट कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर जीन, तो स्विच ऑन होता है ले कॉपरॉन का। नॉर्मल कंडीशन में रिप्रेसिबल सिस्टम में जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है उसकी एबिलिटी नहीं होती है कि वो ऑपरेटर जीन से जाके वो जुड़ पाए, ठीक है। तो ओपेरॉन का स्विच ऑन रहता है। मैंने कहा ना जब तक ऑपरेटर जीन फ्री है तब तक जो है स्विच ऑन रहेगा इसका, और जैसे ही कोई प्रोटीन आके ब्लॉक करेगा इसको तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहां पे ये आके जुड़ नहीं पा रहा है, तो स्विच क्या है इसका? ऑन है, ठीक है। लेकिन जब मीडियम में जो है वो यदि हमने ट्रिप्टोफैन, प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन इन द मीडियम में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा, तो ट्रिप्टोफैन व्यवहार करता है को रिप्रेसर के रूप में, जबकि इंड्यूसिबल सिस्टम में लैक्टोज व्यवहार करता है किसके रूप में? लैक्टोज व्यवहार करता है किसके रूप में? इंड्यूसर के रूप में। यहां पे ये को रिप्रेसर बन गया, इसने इससे जुड़ा और कंप्लीट रिप्रेसर में कन्वर्ट कर दिया, जाके जुड़ गया, ओपेरॉन का ऑफ हो गया, ठीक है। जो बात याद रखनी है, रिप्रेसिबल सिस्टम में रिप्रेसर प्रोटीन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है।
रिप्रेसिबल सिस्टम में रिप्रेसर प्रोटीन कंप्लीट नहीं होता है और उसे कंप्लीट करता है ट्रिप्टोफैन, जो कि को रिप्रेसर के समान व्यवहार करता है। ठीक है ना, क्लियर? तो 2 या 3 क्वेश्चन इसके सिंपल से बनते हैं जो मैं आपको डीएमटी में दे दूंगा, उसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है ना, क्लियर? क्योंकि यदि मैंने कहा ना बहुत विस्तार में जाके पढ़ेंगे इसको हम, लीडर जीन सब, तो उसमें क्या होगा, लेक ओप्रॉन से कंफ्यूज करने की संभावना रहेंगी। और मुझे मालूम है 99% क्वेश्चन आएगा लेक ओप्रॉन से, तो वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं भूलना है। ठीक है ना, यहां बस इतना रखना है कि रिप्रेसिबल सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में स्विच ऑन होता है, विशेष कंडीशन में स्विच ऑफ होता है, और ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, और एग्जांपल इसका है ट्रिप्टोफैन, ओपेरॉन। क्लियर? ठीक है, और ट्रिप्टोफैन व्यवहार कैसे करता है, को रिप्रेसर के रूप में व्यवहार करता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम आगे अगले हिस्से में पढ़ते हैं इसके। तो देखो, आप देख रहे हैं बेटा, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि यदि हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें हम, ठीक है, तो बहुत सारे लोग, हालांकि अभी हाल ही में जो है वो कई लोग इस पर भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनका बोलना है कि साहब ये इवोल्यूशन की पूरी कहानी मनगढ़ंत है कोई, लेकिन अभी भी कई सारे फॉसिल एविडेंस मिल रहे हैं, कई सारे प्रमाण मिल रहे हैं जो इवोल्यूशन की कहानी को बता रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी बुक, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने कुछ चीजें लिंक मिस कर दी है हमने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कल्पना है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, देखो आप ना ऐप से कैसे ना किस प्रकार से अलग अलग जो है वो हमको दिखाई पड़ा कि कहाँ पे जो है वो, अब हम जब पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन तब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ठीक है, हम बात करेंगे जो है वो होमो हेबेलिस की बात करेंगे, होमो इरेक्टस की बात करेंगे, हम निएंडरथल की बात करेंगे, हम होमो सैपियंस की बात करेंगे, इवन हम होमो सैपियंस फ्यूचरिस्ट के बारे में भी बात करेंगे हम। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पे हम देख रहे हैं थोड़ा 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 चेहरा मिलता 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 फाइनली हम होमो सैपियंस तक पहुंच गए। ठीक है ना? हम क्यों कहते हैं कि चिंपैंजी हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं? कारण ये कि हमारे उनसे बहुत सारे जीन के सीक्वेंस मैच करते हैं, हमारे उनके क्रोमोसोम के बैंड, क्रोमोसोम के पैटर्न मैच करते हैं। कहते हैं कि तकरीबन 98-99% तक सीक्वेंस उनसे मैच करता है, इसलिए हम कहते हैं कि चिंपैंजी हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव में से एक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि डिफरेंट, दुनिया भर में आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे तो रेसेस के हम बात करते हैं, रेसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि निग्रो की बात करें हम, यूरोपियन की बात करें हम, कि स्पेनिश की बात करें हम, अलग 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 सबके चेहरे में फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। और हम क्या करते हैं, हमने एक बड़ी, आपने देखा होगा एक क्रीम का बड़ा फेमस ब्रांड था फेयर एंड लवली, उसने नाम चेंज कर लिया, अपना नाम क्या कर लिया उसने, ग्लो एंड लव। क्योंकि दुनिया भर में इस बारे में लोगों ने कहा कि भाई हाउ यू कैन से दैट कि कोई यदि फेयर है तो वो ज्यादा बेहतर है, उठ के ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उस एक परसेप्शन बना था कि इसको कहा गया। इसीलिए आप देखेंगे अभी कभी मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट से तमाम जो कॉन्टेस्ट होते हैं ना, इनमें आप देखेंगे कि कई बार कोलंबियन, कई बार कोई भी जीत रहा है। एंड जो हमारे दिमागी परसेप्शन है ना, उसको पूरा कि लोगों के दिमाग में आप देखेंगे, अखबार में भी ऐड देखेंगे तो किस तरह का आपको जो है वो स्पाउस चाहिए, तो उसमें भी पहला पहला कैटेगरी में डालते हैं फेयर। ठीक है, ऑब्सेस्ड, क्योंकि वो जो डिफरेंस है ना गोरे और काले का, ब्लैक लाइफ मैटर करके देखो आप पूरे यूएस के अंदर चल रहा है कि भाई कि जो है ब्लैक जो लोग हैं उनके साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वर्ल्ड इज नॉट ए फेयर प्लेस, ये बात तो पक्की है कि दुनिया एक फेयर प्लेस नहीं, यहाँ पे आपको स्थान बनाना पड़ता है, आपको जो है अपने अधिकारों के लिए कहना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जितने डिफरेंस है इसमें हम बोले कि भाई कि कौन सुंदर है कौन सुंदर नहीं है, तो ये सब अब हमारे दिमाग की सोच है। यहाँ पे साइंस कहता है कि ये आप सिर्फ अपने ही अनुभव से आप बोल रहे हैं इस चीज को, आप और आपके अनुभव का जो है वैज्ञानिक आधार कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपका परसेप्शन है। कि आप यदि आप एक यूरोपियन को देखेंगे, आप तो, मैं तो यूएस में काफी समय रहा हूं वहां पे, इस समय तो मैंने देखा कि यूएस के अंदर या दुनिया के कई देशों में घुमा, यू विल फाइंड सरप्राइज कि आपको लगेगा कि ए वाइट वुमन मैरिड विद ए निग्रो मैन, उसने मैरिज किया, उसने साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे भी उनके हैं। इवन आप जब कभी इनफैक्ट बहुत दूर ना जाएं, आप इंडिया में ही आप चले जाएं धर्मशाला वाले हिस्से में, यू विल फाइंड सेवरल इजरायली वुमेन द मैरिड टू द लोकल मैन, जो वहां पे लोकल लोगों से उन्होंने मैरिज किया हुआ है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे, क्योंकि उनके लिए वो कॉमन है। उनके लिए यदि आप पूछेंगे तो जैसे आप अंग्रेजों में बोलेंगे तो दे नेवर टॉक अबाउट कि कौन फेयर है कौन फेयर नहीं है, वो सब एक जैसे हैं। आप अफ्रीकन कंट्री चले जाएंगे, वो सब एक जैसे लगभग करके। ये सबसे अधिक डायलेमा हमारे इंडिया में है, सबसे अधिक, क्योंकि हम सब लोग जो है और हम सबसे अच्छे। एक बार किसी ने कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कभी जो है वो जवाहरलाल नेहरू से बात करते में बोला होगा उनसे कि देखो ऐसा है कि तुम्हारा कंट्री बहुत अच्छा नहीं है, देखो तुम है ना कि
ये अफ्रीकन है वो एकदम ब्लैक है, यूरोपियन हम लोग एकदम व्हाइट हैं, तुम लोग कैसे अलग 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 कलर के? तो नेहरू जी का जवाब था, गधे सब एक ही रंग के होते हैं, घोड़ों में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो वो हाजिर जवाब लीडर थे, उन्होंने कहा कि भाई गधे सब एक जैसे होते हैं, घोड़ों में फर्क होता है, तो हम लोग घोड़े हैं, तुम लोग गधे हो। ठीक है, तो बात खत्म हो गई। तो पॉइंट ये है कि अब ये जितने अब जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूं, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या इसका आधार क्या है? इसका सिंपल सा आधार ये है कि किस जगह से आप हैं, क्या जीन्स आप कैरी कर रहे थे, किस प्रकार के एडॉप्टेशन आपको चाहिए थे, और जो वहां सरवाइव करने के लिए जरूरी थे। यदि एक यूरोपियन व्यक्ति अपनी जिंदगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गुजारता है, तो देर आर फेयर चांसेस कि स्किन कैंसर या कोई कैंसर उसको हो जाए, और बॉडी पे बहुत सारे उसको तिल हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट ढेर सारे उसको हो जाएंगे, ढेर सारे हो जाएंगे, फ्रैकल्स बहुत सारे हो जाएंगे उसके चेहरे पे, सब जगह पे। उनके लिए अनकंफर्ट, नेचुरली वो अडॉप्टेड नहीं है उसका, उनका स्किन। लेकिन यदि आप एक अफ्रीकन व्यक्ति वहां रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो उतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा। हम सोचते हैं कि अफ्रीकन के जो जो हेयर हैं वो ऐसे कैसे हैं, एकदम हार्ड हेयर होते हैं और बिल्कुल कर्ली कर्ली हेयर होते हैं, लाइक कैप। जिस इन्वायरमेंट, जिस टेम्परेचर में वो रहते हैं ना, वहां पर शरीर के सिर के तापमान को बचाने के लिए बॉडी ने धीमे से क्या किया, एडॉप्टेशन डेवलप किया कि हेयर इतने हार्ड होना चाहिए और ऐसे कर्ली होना चाहिए कि पूरा कैप बन जाए, ताकि टेम्परेचर सिर का ना बढ़ जाए। समझ गए ना, प्रोटेक्टिव डिवाइस डेवलप किया बॉडी ने, तो उनके हेयर वैसे हो गए। यूरोपियन देखोगे तो यूरोपियन के हेयर में तो ब्लैक कलर ही नहीं है, वो जो है वो एकदम हल्के से जो है रंग के, आपके गोल्डन कलर के हेयर हैं, उसमें लंबे लंबे स्ट्रेट हेयर हैं, क्योंकि उनको वो जरूरत थी नहीं, उनको। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब एडॉप्टेशन है, और वो एडॉप्टेशन कहां बसे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए हैं और वो जीन्स के लेवल पे आ गए। तो मतलब ये कि जैसे भी हम दिखाई पड़ रहे हैं, उसके पीछे जो आधार है वो है कि हमारे जीन्स कैसे हैं। आप देखेंगे इसमें, आपको तस्वीर में आपको जो है वियतनामी, चाइनीज के और कंबोडियन, आपको यूरोपियन, सब तरह के लोग आपको देखने मिलेंगे। तो हम केवल किसी के अपीयरेंस के आधार पर यदि हम बोलें कि ये जो है वो ये ठीक नहीं है, ये बहुत बदमाश लोग हैं, ठीक है, हम बोले कि ये जो है ये, हाँ ये ठीक है, इनसे तो मतलब कुछ भी बेचारे है ना परेशान, हैरान परेशान वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है, हम बोले ये बहुत चतुर लोग हैं, ठीक है, और ये भी जो है वो डिफरेंट है, जब मौका पड़ते है बाहर करेंगे। मतलब हमने दी कोई परसेप्शन इसको लेके बना लिया ना, तो क्या वो परसेप्शन सही है, क्या वो परसेप्शन ऐसा होना चाहिए? तो बहुत सारी बातें ऐसी उठती है, और क्योंकि इन परसेप्शन को आधार बना के वर्ल्ड वॉर तक हो गए हैं। हिटलर ने कुछ नहीं किया, हिटलर ने सिर्फ बताया कि हम जर्मन सुपीरियर हैं और ये यहूदी हैं वो सुपीरियर नहीं है, वो इंफीरियर हैं, और इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये हमारी पूरी की पूरी जो होमो सेपियंस की रेस को ये करप्ट कर देंगे। ये लोग होमो सेपियंस को, ये लोग जो है ना वो बर्बाद कर देंगे, हमारे अच्छे जीन्स में मिक्स करेंगे इनके खराब जीन्स, उससे हम लोग सब जो है वो एक दिन पूरा मनुष्य जाति खत्म हो जाएगा, पूरा होमो सेपियंस अच्छे। और उसने विज्ञान को आधार बनाया, उसने ऐसे प्रोपेगंडा रिलीज होते गए। प्रोपेगंडा उस जमाने में, थैंक गॉड उस समय सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और तो अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए अलग अलग उसमें कि भाई कि जर्मन्स आर सुपीरियर बिकॉज दे हैव मोर इंटेलिजेंस, उनका जीन डिफरेंट है, और ये यहूदी जो है वो, उन्होंने उनको जो है बहुत बहुत कुछ। और उसके बाद आपको पता है, पूरे हम सब जानते हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ नफरत खड़ी की उसने, सिर्फ नफरत खड़ी की, और नफरत के आधार पर लोग लड़ गए और लाखों लोग मारे गए उसमें, और जो है वो पूरा वर्ल्ड, दुनिया भर में युद्ध छिड़ गया उसके बाद, इतने सारे। तो मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ, तो इसका मतलब ये कि ये तो बहुत जानने की आवश्यकता है कि ये जो बातें जो हिटलर ने कही, जो बातें हम डिस्क्रिमिनेशन में बोलते हैं कि भाई फला ऐसा है, देखो जैसे हम है ना वो हम सीखते हैं अपने जो है कल्चर से। छोटे बच्चे को तो पता नहीं होता है कि वो कौन है, क्या रिलीजन को बिलोंग करता है। छोटे बच्चे खेलने भी बाहर जाते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता कि वो किसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, हम उनको सिखाते हैं धीमे धीमे कि भाई ऐसा है, ये त्योहार है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है, भाई ये गुरुद्वारा है, ऐसा है, अपना ये है, अपना ये। बच्चा धीमे धीमे सीखता है वो, एंड देन वी क्रिएट डिफरेंस इन देयर हार्ट। और उसके बाद हम बोलते हैं कि दुनिया ऐसी कैसे हो गई है, क्योंकि हमने उसको, जैसा वो प्योर था, उस प्योरिटी में हमने धीमे धीमे अपना तड़का लगाते चले गए, और जब तड़का ज्यादा लग गया तो हमें लगता है कि अरे गड़बड़ मामला हो गया। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कि हम पहले साइंस को बेसिक समझें कि हमारे आरबीसी कैसे, हमारे जीन्स कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पूरा आधार इसी पे था। ये शुरू क्यों किया गया, क्योंकि कारण ये है कि इसमें दुनिया भर के, इसके पीछे हिडन एजेंडा वही था।
हिडन एजेंडा वही था कि क्या हम सच में ऐसा है। एक थ्योरी आई थी, वो थी कि जो होमोसैपियंस है उनका बोलना था कि निएंडरथल कहां चले गए, निएंडरथल कहां चले गए, होमो इरेक्टस कहां चले गए, क्रोमैग्नन कहां चले गए, ये केवल सैपियंस ही क्यों बचे। तो एक थ्योरी आई थी कि निएंडरथल जो है जर्मनी में रहा करते थे, जर्मन जर्मन निएंडर वैली जर्मनी के आसपास है, वहां रहा करते थे यूरोप में। तो वहां पर शायद से होमोसेपियंस पहुंचे और उन्होंने उनके साथ में जो है रिप्रोडक्शन किया, तो वो रेस मर्ज हो गई होमोसेपियंस के अंदर, इसलिए यूरोपियन डिफरेंट है। उन्हीं का बाकी दूसरों का क्या, उनका होमो इरेक्टस बाकी जो थे ना, जो लोअर वाले ह्यूमन बींग थे, उससे होमो सेपियंस से रिप्रोड्यूस किया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या दूसरे हिस्सों में एशिया में रिप्रोड्यूस किया, और उसके चलते जो है वो ये एशियन और बाकी दूसरी रेसेस बन गई। इसका मतलब तो यदि ये थ्योरी सही है तो मतलब तो हम दो डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन स्पीसीज के बीच में, अब साइंटिस्ट कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि दो स्पीसीज क्रॉस नहीं कर सकती आपस में, यदि स्पीसीज क्रॉस नहीं करती तो क्या वो वेराइटीज थी, वेराइटीज थी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो बहुत बड़ा विवाद है ये। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट जानना चाह रहे थे कि कैसा जीन में लिखा क्या और उसका यूज हम क्या होता है, हम आगे बात करेंगे इस पे। तो पहले हम बात करते हैं, देखो जो जितनी कहानी मैंने बताई है दिस इज जस्ट अबाउट कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आपके मन में क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि ये क्या बताया और क्या मालूम हमको चला इससे, ठीक है। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस, कोई डाउट नहीं इसमें कि जैसे भी हम दिखाई पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवर डीएनए में, हमारे डीएनए में क्या जीन है, क्या लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग दिखाई पड़ते हैं। इफ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट एट लीस्ट एट सम प्लेसेस। दो लोग, देखो हम पूरी क्लास में इतने लोग बैठे हैं, सब लोगों में डिफरेंस है, एक जैसे नहीं है हम लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। और हम जो चेहरा मिलेगा भी ना आपका, तो आपका अपने भाई या बहन से मिलेगा तो बोलेंगे भी हाँ रिफ्लेक्शन मिलता है। घर में जब कोई व्यक्ति आता है आपके तो वो बोलता है कि अरे ये तो बिल्कुल मम्मी पे गई है या पापा पे गई है ना चेहरा। छोटे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनको सबसे पहला तो यही होता है उनका कि घर रिश्तेदार आके यही काम करते हैं कि वो मिलाते हैं किस पे बच्चा गया। कोई आके थोड़ी बोलता कि तो अमिताभ बच्चन पे गया, ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी ना बोलेगा, वो तो वो जो बोलेगा बोलेगा मतलब कि घर रिलेटिव में देखेंगे कि किस पे बच्चा गया हुआ है। तो मतलब दो लोगों में डिफरेंस है तो वो उसका मतलब डीएनए सीक्वेंस में अंतर है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कहां पे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दें आप, किसको छोड़ दें आप, मोनोजाइने, एक ही जाइगोट के दो हिस्से हो गए फिर ट्विंस बने तो वो एक समान होंगे, दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, वो होंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उनमें आपको फर्क देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। These assumptions lead to the quest of finding out of the complete DNA sequence। मतलब कहने का ये कि हम अलग अलग क्यों हैं, हमारे बीच डिफरेंस क्यों है, हमारे डीएनए सीक्वेंस पे क्या लिखा है, तो वहां पर हमने मनुष्य के जीनोम को जानने की आवश्यकता हुई होंगे। अब कैसे, पहले क्यों नहीं किया गया ये, जब आपने कहा कि सर वर्ल्ड वॉर तो बहुत पहले हो चुका था, फिर तब क्यों नहीं किया, तब टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तब हमारे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे। तो कहते हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जब अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है वो उसकी टेक्निक एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि पॉसिबल था कि हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, कोई भी डीएनए की कॉपी को हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। क्लोनिंग करने के लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, हम वेक्टर का उपयोग करते हैं जिसपे हम डीएनए को अंदर डाल देंगे, उसकी मल्टीपल कॉपी हम तैयार कर पाए। एक जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार करना कहलाता है क्लोनिंग, क्लियर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब डीएनए को आइसोलेट कर पाए, डीएनए के किसी पीस को हम डुप्लीकेट क्लोन कर पाए, हम हमारे पास जो है वो टेक्निक आ गई जिससे कि हम डीएनए के सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। हम डीएनए पे क्या लिखा पढ़ने की टेक्निक तो चाहिए ना, तो वो टेक्निक जब हमारे पास आ गई के तो तब जाकर जो है हमने ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के बारे में सोचा हमने। तो 1990 में, ईयर इंपॉर्टेंट, 1990 में ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। तब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी 1971 में, 1971 में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई यहाँ पे। 1971 के आसपास जो है लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसके 19 साल के बाद पहला बड़ा काम जो सामने आया वो है कि मनुष्य के जीनोम के बारे में पता लगा लिया जाए, सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर एक लाइन एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, हर एक लाइन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है बेटा के। मतलब ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के शुरू होने के पहले प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या थी, पूर्वगामी अवस्थाएं कि किन अवस्थाओं के चलते ये शुरू हो पाया, जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पे अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर लिया, डीएनए को आइसोलेट करना सीख गए हम, डीएनए को क्लोन करना सीख गए हम, डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ना सीख गए हम, तब हम जीनोम को समझ पाएंगे बेटा, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें तकरीबन 6 देशों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया, इसमें 6 कंट्री एक साथ काम में लगी हुई थी, इसमें दुनिया भर में हजारों लेबोरेटरी में एक साथ काम चला इसमें, और पूरा प्रोजेक्ट बहुत गोपनीय रखा गया। ये जब तक जो है ये पूरा, जब तक इनको एक लेवल तक फाइंडिंग नहीं मिलेगी ना, किसी को बताया नहीं गया, क्योंकि यदि ये स्टेब्लिश हो जाता
कि जर्मन्स आर सुपीरियर एंड ही वॉज राइट एट दैट टाइम, एंड निग्रो या अफ्रीकन्स आर इंफीरियर एंड वी आर द मीडियोकर। तो फिर तो दुनिया में तो हड़कंप मच जाता। लोग बोलते भैया कि नहीं, तो अब हायरार्की के अकॉर्डिंग काम होगा, अब तो अब है हम सुपीरियर। अंग्रेज लोगों को बहुत दिन तक इस बात का गुमान था, वो बोलते थे व्हाइट मैन्स वर्ड। हमारे यहाँ पे वो हमारा कल्याण करने आए थे, ऐसा बोलना उनका कि तुम बहुत पिछड़े थे, बहुत तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम ऐसे ही अपना मतलब तुम्हारे राजा महाराजा देख लो, तुम तो जो है वो अपना लुंगी लपेट के गले में खूब सारा ऊपर तो कुछ पहनते थे, जवाहरात और हीरे माला सब पहन पुन के ना, और सिर पर मुकुट लगा के घूमते थे तलवार लेके ना। हम आए बंदूक बंदूक लेके सब आए, हमने तुमको कंट्रोल में कर लिया, तुमको सिखाया हमने कि कैसे रेल की पटरी चलेगी। अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो तो अलग बात कहते हैं कि तुम लोग तो लड़ रहे थे कि भोपाल ने अटैक कर दिया जाके इंदौर पे, इंदौर वाले के पास में आके खरगोन का आदमी आके राजा आके चल अपन चलते हैं मरने के लिए, जब मर्जी पड़ी तब इस पर अटैक कर दिया, उस पर अटैक कर दिया। आधी पब्लिक इसी में लगी, बता क्या कौन सा राजा आ गया, वो बड़ सीहोर वाले अटैक करने आ गए, बाजू में छोटा सा टाउन है सीहोर। तुम लड़ रहे थे आपस में, हमने तुम सबको मिला के जो है एक कर दिया। अंग्रेज तो यही कहते हैं, उनकी थ्योरी तो वही कहती है कि हम तो तुमको ठीक करके चले गए। लेकिन उसमें तो क्या, उसमें तो है उन्होंने घुन जैसा पीस दिया हम लोग को, सबको मिला के पूरे पूरा है। आज भी देखो तो ब्रिटेन की जो समृद्धि है वो तो पूरी भारत भारत जो है वो अलग थलग देश था, है ना। बिल्कुल भोपाल जैसी लाइफ थी पूरे भारत की, सुकून से आराम से कुछ काम करे, चाहे मतलब एक, मैं बॉम्बे से कंपेयर करता तो मुझे लगता है ये शहर बहुत ही आराम से सुकून में काम चल रहा है, चल रहा है। मतलब यहाँ पे कोई आदमी बोलेगा 11 बजे आऊंगा तो वो 11 बजे नहीं आएगा, वो आएगा आपको शाम को 4 बजे, और शाम को 4 बजे बोलेगा तो अगले दिन आएगा वो। मतलब ये इसका टाइम जोन में समझ गया हूं, तो उसी अकॉर्डिंग टाइम देता हूं आदमी को मैं। तो खैर वो अलग मुद्दा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जब प्रोजेक्ट चलाना तो उसको बहुत गोपनीय रखा गया इसको, ताकि लोगों को खबर ना हो जाए, इसलिए अलग अलग कंट्री में डेटा कहीं लीक ना हो, बहुत सिक्योरिटी में प्रोजेक्ट चलाए। तो वो कहते हैं कि ये जो है, और टोटल ह्यूमन जीनोम में जो है तकरीबन 3 × 10⁹ बेस पेयर। इस फिगर को एग्जैक्टली सही कौन बताएगा? व्हाट इज एग्जैक्ट फिगर? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, डिप्लॉइड सेट में कितना हो जाएगा ये? 6.6, याद रखें। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर हैं, प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये, और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, 6 कंट्री में एक साथ चला और बहुत सारा पैसा खर्च हुआ इसमें, $9 बिलियन, जो बहुत बड़ा, मतलब ये किसी एक कंट्री की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। $9 बिलियन खर्च हुआ उस जमाने में, बड़ा पैसा खर्च किया गया इसमें के, और इस प्रोजेक्ट को जो है वो संचालित किया गया। और अब बात ये थी कि इतना सारा डेटा है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, उनको पढ़ना है, पढ़कर इंफॉर्मेशन बाहर आनी है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन एक इंसान के बस की बात नहीं है, हम इसको मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पे कंप्यूटर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम जापान के अंदर जो है वो सुपर कंप्यूटर्स को तैयार किया गया, ऐसे कंप्यूटर्स तैयार किए गए जो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाए और चीजों को रिकॉल कर पाए, डेटा को मैच कर पाए। यहां पर उन्होंने कहा कि जो भी बायोलॉजिकल डेटा निकल के आ रहा है, उस डेटा को जो है वो अलग अलग कंट्री से निकल के आ रहा है डेटा, उसको हमें कैसे मैच करना है, कैसे उसको संभाल कर रखना है, और कैसे सही परिणाम तक पहुंचना है। तो उसके लिए जो इन्होंने कहा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो निकल के आ रही है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से, जो भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आप डीएनए पर कर रहे हैं उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, उसको हमें एक जगह पर रखना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद लगेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब सारे साइंस मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो एक नई ब्रांच यहां पे उदय होती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटराइज फॉर्म में रखना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और बहुत सारे डॉक्टर भारत के एमबीबीएस एमडी करके वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में चले गए, बहुत सारा रिक्रूटमेंट हुआ इंडिया। और मैं कह रहा हूं आपसे, दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी साइंटिफिक एजेंसी नहीं है जहां पर इंडियंस काम ना कर रहे हो। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैं तो देखता हूं अमेरिका में जो हम लोग की इमेज है ना, हम लोग अफ्रीकन टाइप की इमेज नहीं हमारी, हमको कंपनीज हायर करती हैं क्योंकि हम नंबर 1 सबमिसिव होते हैं, हम बहस नहीं करते, लड़ते नहीं किसी से अननेसेसरी। नंबर 2, जो काम दे दिया उस काम को पूरी प्रायोरिटी से करते हैं। नंबर 3, हमको अपने घर पैसा भेजना होता तो हम खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं अपने ऊपर, घर पैसा भेजते हैं। और जो घर पैसा भेजने वाला आदमी होता है ना, वो लड़ता नहीं है, नौकरी इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक। चौथा ये कि हमारा मैथ्स अच्छा होता है बाकी लोगों से। तुम बोलोगे हम तो शामिल है नहीं उसमें, लेकिन नहीं,
मैथ्स अच्छा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम सबसे ये पिछले, मतलब मुझे बोलने में बड़ा दुख होता है कि पिछले 10 सालों में हमने जो एजुकेशन में जो हमारा कोविड के बाद जो धीमे धीमे आया है, नीचे आया ना, और ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, पर मैं सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें गलती बच्चों की ही नहीं है। बच्चों को यदि आप जो है वो उस लेवल तक की टीचिंग स्कूल के अंदर नहीं देंगे कि टीचर आपको स्कूल में उस लेवल तक ग्रूम करके पढ़ाएं आपको, तो आपके बेसिक्स तो कमजोर रह जाएंगे आपके। और वो बेसिक्स सारे के सारे कोचिंग के भरोसे नहीं हो सकते हैं, वो तो बिल्टअप करने वाली प्रोसेस धीमे धीमे बिल्ट होना है। तो हमारे को स्कूल पे मेरे इस टाइप का व्यक्ति तो मैं बोलूं कि भैया सबसे बड़ा ध्यान दो हेल्थ केयर सिस्टम में और एजुकेशन में, बाकी साइंस सब चीजें अपने आप बन जाएंगी। आपके जापान के 6ठी क्लास 7वीं क्लास के बच्चे का, आज के 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं, मैं सांची स्तूपा देखने गया हुआ था, वहां पे जो है वो जापानीज लोग आए थे, छोटा बच्चा था, वो कुछ किताब खोल के पढ़ रहा था, तो मैंने कहा देखे तो अपन जापानी बच्चा, छोटा बच्चा क्या पढ़ रहा है। तो उससे जब बात हुई इसकी मदर से, उससे बात हुई, तो बच्चा तो नहीं इंग्लिश बोल पा रहा था इतना, मदर से बात हुई तो मदर इंग्लिश में कन्वर्जेंट थी, बताया उसने कि ये ही इज इन 6th स्टैंडर्ड इन जापान, एंड उसके कोर्स में था डिजिटल वॉच बनाने की विधि, उसकी बुक के अंदर, उसमें कंपोनेंट लगे हुए थे अलग अलग, बुक भी 3D टाइप की कंपोनेंट चिपके हुए थे उसमें, और उसको कि ये इससे जुड़ेगा तो इससे डिजिटल वॉच, उसका असाइनमेंट था उसका कि उसको अभी 6ठी क्लास का बच्चा लौटेगा छुट्टी के बाद तो उसको डिजिटल वॉच बना के दिखानी पड़ेगी स्कूल, जो 30 रुपए 50 रुपए की मिलती थी ना, वो सिंपल नंबर वाली वॉच, वो 6ठी क्लास में बच्चा बनाना सीख रहा है वो। अब लगा लो 12वीं क्लास में होगा तो क्या बना रहा होगा वो, मतलब हाँ रोबोट बना रहा होगा कुछ ना कुछ तो, मतलब आपको का एजुकेशन ऐसा है जो आपको सिखा के खड़ा कर दे। तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम चूक रहे हैं, हम सिर्फ डिग्री बांटने में फोकस कर रहे हैं। खैर उस पॉलिटिकल मुद्दा उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम बात करें इसमें कि जितना भी डेटा निकल के आएगा उसको कंप्यूटर में रखना है, कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 1 होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो मतलब यहां पर एक साइंस की नई ब्रांच का उदय होता है, उसे बोलते हैं हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। देखिए लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और ये जो है वो, बिलीव मी मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ठीक है। टॉप ब्रेन जो है वो हमारे यहाँ पर इंडिया से उन्हें कोई किसी व्यक्ति को चुनना होता है ना, तो वो हमारे यहाँ के जो होता है ना, जो जो MSc BSc, वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ फिट ही नहीं बैठते हैं, वो आपके यहाँ से MBBS को लेते हैं। ग्लोबल ओपनिंग बहुत सारी निकलती है, अंटार्कटिका में ओपनिंग निकलती है, इंडियन डॉक्टर चाहिए होता है, प्लाज्मा फिजिक्स के लिए इंडियन डॉक्टर चाहिए होता है। तो इंडियन डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है, हमको पता ही, हम जानते ही नहीं, इसलिए जानकारी नहीं है हमको के। तो दुनिया भर में कई साइंटिस्ट जो है वो काम, तो ये डीएनए के सीक्वेंस को कंप्यूटर पर रखना, फिर कंप्यूटराइज प्रोग्राम होते हैं, उसको पूरे सीक्वेंस से डीएनए को वो बनाकर भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी लिखता है द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड, मतलब जब प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो इस बारे में जानकारी थी कि बहुत सारा डेटा निकल के आएगा और इसको इंसानी तरीके से इसको जोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमको जो है जनरेट आल्सो नेसेसिटेट द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर डिवाइसेस। तब यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स, हाई स्पीड कंप्यूटर डिवाइसेस को जो है वो तैयार किया गया ताकि डेटा को स्टोर कर सके, जरूरत पड़ने पर डेटा को रिट्रीव कर सके हम, और उसका एनालिसिस कर सके, क्या डेटा को स्टोर कर सकें, जरूरत पड़ने पर डेटा निकाल सकें और उसको हम जो है एनालाइज कर सकें। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया, एक नए क्षेत्र का विकास हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ में साइंस की एक नई ब्रांच का विकास हुआ, उसे कहा गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कहा गया उसको, जो बायोलॉजी का एक नया एरिया है, ठीक है। दिस इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, जिसमें केमिस्ट्री भी शामिल है, कंप्यूटर साइंस भी शामिल है, इंजीनियरिंग भी शामिल है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी, डेटा को एनालाइज करोगे, यूनिट स्टैटिस्टिक्स, डेटा को एनालाइज करोगे, स्टैटिस्टिक्स चाहिए आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स कि आप कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसके, वो जानना जरूरी है आपको। इंजीनियरिंग टेक जितनी टेक्नोलॉजी यूज करे वो सब इंजीनियरिंग ही यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा डेटा जो निकल के आएगा उसको आपको एनालाइज करना है। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि साइंस की लगभग हर ब्रांच के साथ में वो जुड़ा हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हमारे गोल क्या थे, हमारे लक्ष्य क्या थे इसमें। सब एनसीईआरटी में, बिल्कुल एनसीईआरटी से हम हटके बात नहीं कर रहे हैं, जो है वो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम, एवरीथिंग इज इन एनसीईआरटी, समझना है इसको। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं और पक्का एक क्वेश्चन हर साल आता है यहाँ पे, 4 नंबर प्लस वाला क्वेश्चन पोर्शन है ये।
आइडेंटिफाई, हमारा पर्पस क्या था कि हम चाहते थे कि ह्यूमन डीएनए में, हमारे ह्यूमन डीएनए में तकरीबन, पहले बोलते हैं साइंटिस्ट कि 1 लाख जीन होते हैं, फिर एक रफ एस्टिमेट लगा कि नहीं यार कैरेक्टर तो उतने दिख नहीं रहे हमको, तो 20 से 25 हजार जीन जो हमारे पास प्रेजेंट है, उनका पूरा का पूरा उन्हें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम पर अधिक संख्या में जीन प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम पर कम संख्या में जीन प्रेजेंट है, टोटल जीन कितने हैं, और कौन से कैरेक्टर का जीन किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अपन ने याद है, अपन ने अपने उसकी बात की थी, सिकल सेल एनीमिया क्या, क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, शॉर्ट आर्म है ना, ठीक है, हमने बात किया था ना, ठीक है, तो हमने कहा कि हमें पहचानना है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा जीन प्रेजेंट है, वो जानना है। फिर डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए में जो भी 3.3 इन 10⁹ बेस पेयर जो प्रेजेंट है, उनका सीक्वेंस क्या है, और वो हमको समझना है। फिर स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी उसको डेटाबेस में रखना है हमको, और हमें प्रॉपर टूल एंड डेटा एनालिसिस करना है हमें कि क्या मिला हमें, परिणाम क्या मिले हमको। फिर ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर। अब देखो यहां पे वेलकम ट्रस्ट सामने आया, सुनो, दवा की बहुत बड़ी कंपनी है वेलकम ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट वो कंपनी है जिसने एंटीबायोटिक के पहले सेप्ट्रॉन नाम की मेडिसिन बनाई थी, सुना आपने नाम, एक मेडिसिन सेप्ट्रॉन, सल्फा ड्रग कहलाती है। जब एंटीबायोटिक नहीं खोजे गए थे ना, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उसी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता था। वेलकम कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी, उसका अपना एक ट्रस्ट है वेलकम ट्रस्ट, उसने बहुत सारा फंडिंग किया यहाँ पे। उसने सिर्फ इतना कहा, बॉस हमको इतना बता देना कि मनुष्य के जीनोम में जो फाइंडिंग आए ना, कि किस तरह की दवाएं काम करती, जीन के लिए क्या बेहतर है ना, ताकि हम अपने मेडिसिन के फील्ड में, ड्रग डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकें हम। फिर इतने में इंश्योरेंस कंपनी सामने आ गई, उन्होंने कहा क्या ये मालूम चलेगा कि कौन कितना जिएगा, उसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस तय कर लेंगे उसका, किसको कौन सी बीमारी होने की संभावना है तो हम उसके हिसाब से प्रीमियम अपना तय कर लेंगे। अब किसी को कैंसर होने की संभावना, आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे मालूम चलेगा, हम बात करते हैं आगे इस पे, किसको कौन सी बीमारी किस उम्र में होने की संभावना है, ये डीएनए पर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ हद तक लिखा हुआ है, मालूम चल जाएगा। तो जीनोम का पता चलेगा तो अपन उससे बोलेंगे तुमको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, तुमको कोई बीमारी होगी तो कल को हमारे ऊपर बिल आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का अपना हित था। बगैर स्वार्थ के दुनिया में कोई चीज नहीं घटती है। पहले होता है एक सेल्फिश एटीट्यूड होता है, कहते हैं ना विज्ञान की बहुत तरक्की की, यूरोप ने बहुत तरक्की किया विज्ञान में, साइंस की पूरी देन यूरोप है, क्यों, उन्हें पूरी दुनिया पे कब्जा करना था। जब पूरी दुनिया में उनको अपना साम्राज्य फैलाना था तो उनको विज्ञान की मदद लेनी पड़ी, अच्छे जहाज बनाने पड़े, अच्छे मोटर बनाने पड़े, विटामिन खोजने पड़े, दवाएं खोजनी पड़ी, बीमार ना पड़े आदमी, फिर वहां के अलग अलग आइलैंड पे क्या क्या अवेलेबल है, उसका क्या यूज कर सकते हैं, कैसे पैसा निकाल सकते हैं उससे, वो सारे स्वार्थ थे जिसके चलते विज्ञान बहुत तेज बढ़ा आगे। और बाद में विज्ञान तो फिर विज्ञान है, एक बार खड़ा हुआ वो तो बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो गई, उसके बाद में पूरी दुनिया तक फैल गया। तो वो ये कहते हैं कि जो भी डेटा निकल के आएगा वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचना चाहिए, सेक्टर के ट्रांसपोर्ट, जो भी इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो है वो, तो इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्री जो है, इन्वेस्टिगेशन जितना करते हैं, क्योंकि पैसा तो इसी यही देंगे ना, प्रोजेक्ट में पैसा आएगा कहां से, कोई तो फंड करेगा उस चीज को। खैर इसके अलावा इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, ELSI शॉर्ट फॉर्म याद रखना इसका फॉर्म के, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम जो निग्रो, व्हाइट और एशियन में हम जो डिफरेंस करते हैं क्या वो ठीक है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते हैं और मैंने खुद आंख से देखा है कि लोग उनको जो है बहुत अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जो बहुत ही गलत है। वो पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले हैं, हमारे ही देश के हिस्से हैं, हमारे ही देश का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। वो हमारे ही देश में यदि उनसे कोई व्यवहार करेगा, उनको चाइनीज टाइप लोग बोलेंगे, उनको जो है अलग भाषा में पुकारेंगे, तो दे विल फील वेरी, वो बड़ा हर्ट फील करते हैं। तो वो जो है ना, कानून बना हुआ है बकायदा, आपने कुछ बोला उनको ऐसा तो आपको दे कैन रजिस्टर FIR आपके अगेंस्ट कर सकते हैं, और क्या पुलिस पकड़ ले जाएगी, बकायदा लॉ बना हुआ है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस लेवल पे आप, ठीक है। तो इथिकल इशू जो है बहुत सारे, क्या सही क्या गलत, लीगल इशू जो है, फिर सोशल इशू जो है, जो हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं हम के, वो सब चीजों को भी एड्रेस करने के कि क्या वाकई में ये डिफरेंसेस हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को छिपा के रखेंगे, फिर हम बताएंगे ही नहीं, ये पढ़ा ही नहीं जाता फिर। और यदि नहीं है तो फिर दुनिया को पता होना चाहिए, ताकि
पर्पस तो ये कि हार्मनी बनी रहे, पर्पस तो ये है कि जो है वो लोग मिलकर रहे, हार्मनी बनी रहे, यही तो पर्पस है। पर्पस क्या इसके पूछे, ठीक है। खैर, अब मैंने कहा ना, पूरी दुनिया में यदि हम बात करें, यहाँ पे पूरी पूरी दुनिया में यदि हम बात करें, तो जैसे ब्लैक लाइफ मैटर का मुद्दा बहुत यूएस में इलेक्शन का आधार बना हुआ है पूरा, के तो ये सब क्यों, मतलब, और ये बताऊं कि साइकिल चलता है, एक जनरेशन ऐसी आती है जो साइंस 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 की तरफ ऊपर आती है, फिर एक जनरेशन ऐसी आती है जो उसके पीक पे पहुंचने का तो फिर वो वापस नीचे आती है, और ये पूरी दुनिया में चल रहा होता है। यूएस में आज के 10 साल पहले ये चीजें इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, इतनी प्रोमिनेंट चीजें अब हुई हैं, ठीक है। पुरानी पिक्चर है जो बताता है, हिस्टोरिकल पिक्चर है कि अंग्रेज लोग जो है वो कैसे व्यवहार करते थे। उन्होंने उनके दफ्तर में जब जो बाबू या जो भी उनके अफसर बैठा करते थे, भारतीयों को बड़ी पद पर अलाउड नहीं था, बड़ी पोस्ट पे जाना, चाहे कितने योग्य क्यों ना हो। सुभाष चंद्र बोस जैसे आदमी ने तो आईसीएस निकालने के बाद छोड़ दिया। उस समय का आईसीएस बहुत बड़ी बात होती थी, आज का आईएएस कहीं सामने स्टैंड ही नहीं करता, इतना पावर था उनके पास, उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने क्रांतिकारी बन गए, अंग्रेजों से लड़े, वो यूपीएससी से निकाल, जो उस समय जो एग्जाम था इनका, इंपीरियल सर्विसेज करके एग्जाम होता था, आईसीएस निकाल के लंदन ट्रेनिंग करने के बाद छोड़ा उन्होंने देखा ये ठीक नहीं है कि हम भारतीय बाहर तुम्हारा पंखा चले, बाहर बैठ के गर्मी में 4 लोग जो है वो हिला रहे, पंखा चला रहे, उनको ताकि उनको हवा लगती रहे उनको। बहुत गांधी जी को साउथ अफ्रीका में जब उनको ट्रेन से बाहर निकाल के धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया उनको, तो वो तो विदेश में थे, वो कोई सुनने वाला नहीं था, पुलिस पकड़ के उल्टा टांग थी, मालूम भी नहीं चलता। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जी की सबसे बड़ी खास बात थी, आज बहुत चुटकुले बनते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस आदमी को फॉरेन में उस जमाने में ब्रिटिश एम्पायर इतना स्ट्रांग था, निकाल के ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक दिया, वो आदमी वहां पे केस लड़ने 14 डेज गया था, सालों, जिसका 15-20 साल वहां रुक के आए वो। अफ्रीका कभी जाइएगा, साउथ अफ्रीका, चौराहे चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति लगी मिलेगी, और साफ होती मूर्ति वो, डेली बेसिस पे, ठीक है, ग्लास से कवर किया हुआ है, खराब ना हो। तो वो लड़के आए उस साम्राज्य से कि नहीं भैया, बराबरी का अधिकार मिलेगा, हम योग्य हैं, तो हम क्यों नहीं बैठे फर्स्ट क्लास के डब्बे में। बॉम्बे में रेडियो क्लब है, रेडियो क्लब है बॉम्बे में, जो अपना इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया के पास में जो है रेडियो क्लब है, वहां पे अंग्रेजों का क्लब हुआ करता था। मैं गया हूं एक बार, हम लोग भी किसी पार्टी में गए थे, तो उस क्लब में सिर्फ अंग्रेज अलाउड थे, डॉक्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, साफ बाहर लिखा था उसमें, डॉक्स एंड, वो फोटो क्लब के अंदर लगी हुई कहीं पे। टाटा को रतन इनके टाटा के जो है ना, जमशेद टाटा क्या नाम है उनका, वो उनको रोका गया वहां पे, जब गए तो किसी फ्रेंड के साथ गए थे, उनको अलाउ के नहीं, आप इंडियन है, आप यू आर नॉट अलाउड। उसके सामने उन्होंने होटल ताज बनाया, जो रेडियो क्लब के की कोई औकात नहीं उसके सामने, ऐसा प्रेसिडेंट है ताज, इतना बड़ा ताज बनाया, ठीक है। और प्रायोरिटी ये थी कि यदि एक रूम अवेलेबल है और एक इंडियन और एक अंग्रेज दोनों ने सेम टाइम पर रूम बुक किया है, तो इंडियन को पहले रूम मिलेगा, अंग्रेज को बाद में मिलेगा। पहला एयरलाइन शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब हम लोग यदि ठान लेना इंडियन तो कुछ भी कर सकते। तो बात ये कि ये जितना ये जो डिफरेंस था ना, ये सारे इश्यूज बड़े भारी इश्यूज थे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, केवल ये डेटा रटने का नहीं है, ये बहुत महसूस करने वाली चीज है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। देखो का कौन आया निकल के, हेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस, फार्मा कंपनी, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज, क्योंकि बहुत सारी कॉस्ट होती है इसकी, सरकार को बियर करनी पड़ती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है उसने कोऑर्डिनेट किया इसको ड्यूरिंग द अर्ली ईयर, शुरुआती समय में। वेलकम ट्रस्ट यूके का जो वेलकम ट्रस्ट है, उसने जो है वो मेजर पार्टनर, बहुत बड़ा पैसा दिया प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्रीज से कंट्रीब्यूशन दिया गया, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ 2003 में। जितना डेटा बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पे, एक एक लाइन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक एक लाइन पे। मेजर पार्टनर कौन थे? वेलकम ट्रस्ट थे, किसके शुरू गाइडेंस में शुरू हुआ? ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के गाइडेंस में ये शुरू हुआ, ठीक है ना। 2003 में ये कंप्लीट हुआ।
नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवॉल्यूशन न्यू टाइप। अब देखो, जो भी नॉलेज निकल के सामने आया, क्या नॉलेज निकला इस पर हम बात करेंगे। जो भी नॉलेज सामने निकल के आया, तो वो नॉलेज जो है हमको क्या बता रहा, वो हमको बता रहा है कि कैसे बीमारियों को हम डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें यहां पर निकल के सामने आती हैं। ठीक है, मतलब यह है कि चूंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यहां पे इन्वॉल्व था, तो पहला प्रायोरिटी पे ये देखा गया कि मनुष्य का जीनोम पे कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो मालूम चलती है, जिनको हम फिक्स कर सकते हैं, जिनको हम ठीक कर दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे एक पेशेंट का मैं दिखा रहा हूं, मैं बताता हूं मैं सच के। पॉजिटिव बायोसाइंस एक कंपनी है जो डीएनए का एनालिसिस करती है। आपका ब्लड सैंपल निकालेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, आपका 3 से 5 ml ब्लड लेंगे और उसमें से डीएनए निकालेंगे। डीएनए किस सेल में से निकालेंगे? डब्ल्यू आरबीसी में से क्यों नहीं निकालेंगे? होता ही नहीं। ठीक है ना, है ना, ना प्लेटलेट में होता है। तो कहने का मतलब है कि वो ब्लड से जो है वो डीएनए निकालेंगे और डीएनए निकालने के बाद जो है उसको एनालाइज। तो ये पहले डॉक्टर का नाम लिखा है इन्होंने इसमें, इसके बाद जो निकल के रिपोर्ट सामने आई, देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाएं होती हैं जिनकी कैटेगरी होती है एस इनहिबिटर के, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जो मेरा पेशेंट था, उस मेरे पेशेंट को जो है कैप्टोपिल मेडिसिन चल रही थी, उसको उसके पहले वाले डॉक्टर ने उसको कैप्टोपिल लिखी हुई थी और उसका बीपी कंट्रोल में नहीं था। मेरे पास आया वो पेशेंट डायबिटीज को दिखाने के लिए तमाम, मतलब मेरे पास अक्सर पेशेंट जो आते हैं वो बहुत खराब ट्रीटमेंट जब हो चुका होता तब आते हैं। जनरली मैं देखता नहीं हूँ ऐसे रूटीन वॉक इन पेशेंट बहुत कम देखता हूँ। कैप्टोपिल चल रहा था, उसके जीन में क्या लिखा था, जब हमने डीएनए टेस्ट लिखा तो वो डर गया। कहां से डीएनए निकालेंगे? मैंने कहा ब्लड टेस्ट होगा सिंपल सा आपका। कितने का होगा डॉक्टर साहब? उस समय कीमत थी 25,000 रुपए इसकी। वो सोचा डॉक्टर साहब तो चोर है, 25,000 फिर 20% कमीशन मारेंगे इसमें से, है ना, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। डीएनए निकलने के बाद वो डीएनए निकल के फिर वो फॉरेन जाता था और वहां से फिर जो है और रिपोर्ट आने में 4 वीक का समय लगता था, 4 वीक। निकल के सामने आया कि कैप्टोपिल मेडिसिन का रिस्पांस इसको पुअर रहेगा क्योंकि इसके पास जीन है AGTR1AA जीनोटाइप इसके पास है और ये जीन सेट पे ये ठीक से काम नहीं करता है। इसको यदि हम बेनाजेपिल पर शिफ्ट कर दे हम तो इसका रिस्पांस को ठीक मिलेगा। जादू नहीं किया हमने, सिर्फ हमने उसके जीन के पे क्या लिखा है पता कर लिया और ट्रीटमेंट चेंज कर दिया उसका। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हमने कहा कि काम करते हैं, ग्रुप ऑफ मेडिसिन चेंज करते हैं, जो है वो कैंडेसार्टन यूज करते हैं हम, टेलमिसार्टन, कैंडेसार्टन यूज करते हैं, बेटर रिस्पॉन्स इसका आएगा। बीपी का मेडिसिन चेंज हुआ, बीपी कंट्रोल में। ठीक है, फिर हार्ट रेट का रिदम का प्रॉब्लम था तो एमियोडायरोन मेडिसिन इसको सूट करेगा। ठीक है, एंटीकोगुलेंट कौन सा दे सकते हैं कौन सा नहीं दे सकते हैं ये भी लिखा है डीएनए पे। ठीक है, फिर जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव में एटेनोलॉल नहीं देना है इसको, उसको वो भी चल रही थी एटेनोल, कैप्टोप्रिल एटेनोलॉल, ये भी नहीं देना उसको देना है वेरापामिल, ये बेटर रिस्पांस देगा। ठीक है, फिर एंटीसाइकोटिक दवा, एंटी डिप्रेसिव, क्योंकि वो तकरीबन जितनी दवाएं कॉमनली यूज थी सबका रिस्पांस निकल आता है। फिर डायबिटीज के लिए दवाएं, डायबिटीज के लिए उसको जो दवा चल रही थी वो चल रही थी ग्लिबेनक्लेमाइड, उसको शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने ग्लिक्लेराइड पे। मेडिसिन कुछ, ये मेडिसिन 2 रुपए की थी, ये मेडिसिन 15 रुपए की थी। ठीक है, दाम में इतना फर्क, 2 रुपए की गोली है 15 रुपए की, लेकिन दोनों में उसका जीन तो यही बोल रहा है कि ये दवा ठीक से काम करेगी, मेटफॉर्मिन खाद दोगे बढ़िया काम करेगी, ये जीन है इसमें और ये दवाएं काम नहीं करेंगी। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, ये उसका जीन बतला रहा है मेरे को कि क्या क्या जो है उसके हो सकता है। फिर उसको संभावनाएं कितनी है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावना है मॉडरेटली हाई रिस्क है उसको, यदि डायबिटीज बीपी कंट्रोल नहीं किया गया तो हाई रिस्क पर है वो। ठीक है, बाकी एवरेज रिस्क तो सब चीज का हो सकता है, तो हाई रिस्क उसको है। हार्ट अटैक का रिस्क था उसको कि हार्ट अटैक होने की संभावना है यदि ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया इसका, तो हार्ट अटैक का रिस्क हाई साइड है इसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क हाई साइड में। तो इसका मतलब उसको फिर एंटी कोगुलेंट वो सब दवाएं जो होती ना, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन वो भी शुरू किया गया उसको, इकोस्प्रिन वो सब भी दी गई उसको। ठीक है, फिर क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता है, तो भैया ऐसा है कि उसको जो है वो टोमेटो जूस के ऑलिक एसिड मेडिटेरियन डाइट ये एक कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशनल एजेंट है कि किस तरह का फूड उसको डाइटिशियन को रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, वो भी सामने आया इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के, तो बहुत थोड़ा सा दिखाया मैंने आपको, ये बड़ी मोटी रिपोर्ट आती है।
इस रिपोर्ट को पढ़ने में आपको एक दिन आपको स्टाफ को बोलना पड़ता है, जहां जहां पे उसने लिखा है नॉट अलाउड वो सब एक पर्ची पे बना के दो पूरा, ठीक है। फिर वो देता है, उसके बाद फिर उसको दवा लिखी जाती है और फिर वो दवा जीवन भर चलती है उसको, और साइड इफेक्ट ना के बराबर, क्योंकि उसके जीन को सूट करती है वो। सरप्राइजिंगली एक कॉमन मिथ है कि चावल खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है, फला चीज खाओगे सर। मैंने देखा है इंडियंस के अंदर 55% 56% जीनोम ये कहता है राइस इज बेटर देन व्हीट फॉर देम, चावल उनके लिए बेहतर है बजाय व्हीट के। अब चावल में भी कई कैटेगरी होती है, तो आप इसको पॉलिश, जो हम धान, जो एक्चुअल धान होता है, जो अनपॉलिश राइस होता है, दैट इज बेटर, वे बेटर, को बेहतर होता है उनके लिए। ये सब कुछ जीन में लिखा है। कुछ पेशेंट का सरप्राइजिंग लिखा है कि इनको टमाटर नहीं देना है, टमाटर दोगे तो इनका पेट खराब रहेगा, इनको तकलीफ रहेगी, कहीं इनको शुगर कंट्रोल में दिक्कत होगी, टमाटर के लिए। पपीते के लिए लिखा आता है डीएनए, यूर डीएनए इज हैविंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन आपके डीएनए पर लिखी हुई है, हर एक चीज, ठीक है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, अब वो कह रहा है आपसे कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उसमें हमने ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में काफी कुछ जाना, दवाओं के बारे में, डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में इसको इन्वॉल्व किया, लेकिन साथ साथ में जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था तो हमने साथ में छोटे छोटे कुछ जीवों को और शामिल कर लिया, ताकि हम देख पाए कि उनके जीन में हमारे जीन से क्या डिफरेंस है। तो हमने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को शामिल किया, इंपॉर्टेंट है, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को शामिल किया हमने, और इनके डीएनए सीक्वेंस को भी हमने समझा, ताकि हम नेचुरल कैपेबिलिटी को समझ पाए, हम समझ पाए कि इनके सीक्वेंस और हमारे सीक्वेंस में क्या अंतर है, और हम कई सारी, जैसे हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, और इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन है, वहां पे इन जीवों का क्या यूज कर सकते हैं हम, क्या हमें और जीवों का जीनोम को जानने की जरूरत है, उसके लिए हमने उनको शामिल किया। साथ में इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन, इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी तरह के पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं, बायो रिमेडिएशन कहते हैं, ठीक है। बायो रिमेडिएशन, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन का मतलब है कि यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज टू कंट्रोल दी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए हम जीवों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब कौन कौन से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म शामिल थे इसमें, तो हमने कहा इसमें बैक्टीरिया को शामिल किया, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया को लिया, मालूम चला 4000 जीन प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, और 4000 जीन में से 1000 जीन तो प्रमोटर है इसके पास, जो एस्चेरिया कोलाई है उसके पास में 4000 जीन प्रेजेंट है एक लंबे सर्कुलर डीएनए के अंदर, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए में 4000 जीन है, और उनमें से 1000 जीन उसके पास प्रमोटर है, ठीक है, ये मालूम चला। फिर ईस्ट को शामिल किया, सीनोरैप्टिस एलिगेंस, एग्जामिनर को उससे बहुत प्रेम है, बार बार एग्जाम में आता है, सीनोरैप्टिस एलिगेंस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोडा है, ये एक निमेटोडा होता है, फ्री लिविंग होता है, बीमारी पैदा नहीं करता है। इसके सीक्वेंस को पता क्या, ड्रोसोफिला, कॉमनली इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई कहते हैं, कॉमनली फ्रूट फ्लाई कहते हैं ड्रोसोफिला, उसके सीक्वेंस को पता किया हमने। और दो प्लांट जो इस्तेमाल किए गए थे इंपॉर्टेंट है, राइस और एरेबडोसिस, आईएमपी, राइस को और एरेबडोसिस को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। बाद में कुछ जीवों को और शामिल किया गया, तो उनका जिक्र हम नहीं करते, पहले हमें ये याद रह जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को शामिल किया साथ में, क्लियर, ठीक है। तो ये हमने बात की नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को साथ में हमने स्टडी किया, क्या निकल के आया देखो, जैसे जैसे हमने कहा कि सीनोरैप्टिस एलिगेंस में 18000 के आसपास जीन्स हैं, 18,000 के आसपास जीन मालूम चले हमको, 97 मिलियन बेस पेयर थे इसमें। एस्चेरिया कोलाई में 4000 जीन्स थे, 4.7 मिलियन बेस पेयर मालूम चले हमें, ठीक है। फिर ड्रोसोफिला में 13000 जीन है और 180 मिलियन बेस पेयर है इसमें। लिली के अंदर जो है वो तकरीबन 35000 जीन प्रेजेंट है। सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी जो कि ईस्ट है उसके अंदर 6000 जीन प्रेजेंट है। बैक्टीरियोफेज के अंदर 100 से 250 जीन प्रेजेंट है, ये हमको मालूम चला, ठीक है। मतलब जब हमने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी साथ में स्टडी किया तो उसको हमने कंपेयर किया ह्यूमन के साथ में। एक बात क्लियर हो गई इससे कि क्वालिटी ऑफ जीन दैट मैटर्स, नंबर ऑफ जीन इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर तो उसके 35,000 है इसके पास में, इसके 13,000 है, 18,000 है, ठीक है, हमारे पास 30,000 जीन है, ठीक है। तो जीन की क्वालिटी, गुणवत्ता जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है बजाय नंबर के। कैसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग है तो उनके पास 5 लाख जीन प्रेजेंट है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में कम जीन प्रेजेंट, ऐसा नहीं है। जीन का नंबर से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी ऑफ जीन से फर्क पड़ता है, ठीक है। अब क्या मेथड यूज की थी, देखो समझो, समझने के लिए क्या मेथड आपने इस्तेमाल की।
बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसका। किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना हो, है ना, कोई व्यक्ति है एक मान लो, और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा है। आपने क्या किया, आपने किसी जो उसके साथ काम कर रहा होगा, जो उसके संपर्क में होगा, उससे आपने पूछा कि भाई फला व्यक्ति कैसा है। अरे बहुत गुस्से वाला है भाई, एकदम सीधे मुंह बात नहीं करता, बहुत गुस्सा करता है। आपके दिमाग में डेटा गया है। दूसरे किसी से पूछा आपने कि वो कैसा है, मतलब पर्टिकुलर है बहुत, एकदम थोड़ी गलती की बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, 15-20 लोगों ने आपको ये बात बोली तो आपने निष्कर्ष निकाला कि फला जो व्यक्ति है ये गुस्से वाला व्यक्ति है ना। आपका निजी अनुभव भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग जब किसी किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो हम एक परसेप्शन मानते हैं पहले। और बिलीव मी, जब आप बहुत परसेप्शन बना के किसी व्यक्ति से मिलेंगे ना आप, तो चीजों के मिस फायर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और यदि कोई परसेप्शन नहीं होगा ना, एकदम स्ट्रेंजर होगा, आप देखना कोई एकदम अजनबी आदमी होगा ना, कभी आप उससे बात करें तो आप उससे बहुत सारी बातें ऐसी कह देंगे जो बातें मतलब आपको लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं, अजनबी है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आदमी, रिसर्च कहती है कि आदमी एकदम अजनबी व्यक्ति को बहुत सारा सच बोल देता है। समटाइम्स ये इसका लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये कि आपने एक एक्सप्रेशन था, लोगों ने बताया, उसको आपने महसूस किया और आपने कहा कि हाँ फला व्यक्ति गुस्से वाला है, फला व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, हमको जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो हम जानकारी जो हम आधी अधूरी जानकारी जो होती है हम लोग पास में, ठीक है, हर चीज की, कि रावण के बारे में हम बात करते हैं, रावण ऐसा था, रावण ने ये किया, दुराचारी था, राक्षसों का लीडर था, ये था, सुन रखे हम। ठीक है, हमने उसके जो एक दो उसके जो जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो कारनामे थे, जो जिसने कि पूरा मतलब जिसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके आधार पर डेटा तैयार किया हमने। कहा रावण ने सीता जी को ले गया, उसने ये किया, उसने वो किया। ठीक है, समहाउ यदि ऐसी बहुत सी किताबें हैं, समहाउ यदि हम उसको एक अलग पूरे एज ए होल पर्सनालिटी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ ये अहंकार की लड़ाई थी। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, ये अहंकार की लड़ाई थी, ये कि अहंकार हर्ट हो गया उसका, और वो अहंकार के कारण वो खत्म हो गया। तो लोग कहते हैं ना घमंड तो रावण का भी नहीं, तो इंसान का कहां से रहेगा। ठीक है, परम ज्ञानी परम विद्वान व्यक्ति, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो बोलता है साहब मेरी बहन के साथ गलत हुआ था तो मैं तो लड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। ठीक है, मैं तो कोई हो, चाहे भगवान हो कोई, मैं तो लड़ूंगा। उसके पर्सपेक्टिव से देखो वो क्या बोलेगा, बोलेगा मैं, उसके पब्लिक से पूछोगे तो बोलेगा साहब सही कर रहे थे वो तो पर्सपेक्टिव का फर्क हो गया। जब हम जीन के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या तरीका, पहला तरीका ये, बाहर आए हुए लोगों से पूछ लो, जो बाहर आए लोगों से पूछ लो कि भैया किस तरह का अंदर, कौन बाहर आया है, कौन आया, एमआरएनए। जो जो भी जीन थे वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे एमआरएनए के फॉर्म में, न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ गया वो, क्या लिखा है इस पर, निकालो बाहर, निकाला बाहर और कहा अच्छा काम करो, इसको फटाफट इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दो, उसके ऊपर जो एमआरएनए बाहर निकला उसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लगाओ और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बन गया। रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग फॉलो करो, दूसरा स्ट्रैंड मान लो, जीन बन गया। क्या ये जीन नॉर्मल जीन के जैसा है? बिल्कुल है, पर क्या किस चीज का फर्क है, किसका फर्क है? बिल्कुल सही के एक्सॉन और इंट्रॉन, इसमें इंट्रॉन नहीं रहेंगे इसमें, क्योंकि वो प्रोसेस होने के बाद जो एमआरएनए बाहर निकला था उसको कॉपी किया आपने, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को बनाया, फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को आपने डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लिया, एंड इट इज वेरी इजीली पॉसिबल कि आप एमआरएनए निकालो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करो, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा, फिर आप डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करो, दूसरा स्ट्रैंड तैयार कर लो, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया जीन आपका, बन गया। इस जीन को बनाने के बाद एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में जोड़कर इंट्रोड्यूस कर दो। अब वो बैक्टीरिया क्या बना रहा है, वो बैक्टीरिया ने मान लो इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, तो वो जो जीन किसका था वो, मतलब आपको तो प्रोडक्शन भी मालूम चल गया। आपने क्या किया, मेरी बात ध्यान सुने, समझने की कोशिश करो बेटा, फिर बाद में पढ़ेंगे क्या लिखा है, पहले आप जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे बेटा तो रटना पड़ेगा। फिर आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस से एक एमआरएनए बाहर निकला, उस एमआरएनए को आपने लिया, उस एमआरएनए को आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बन गया, डीएनए पॉलीमरेज को यूज किया, दूसरा स्ट्रैंड भी बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, उसको उठा के आपने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐड कर दिया, फिर उसको उठा के आपने प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसने मान लो
ग्रोथ हार्मोन को बना लिया, तो वो जीन किसका था? आपको मालूम चला या नहीं चला कि वो जीन, वो एमआरएनए जो निकल के आया था वो किस चीज का जीन था, वो किस चीज के जीन को बनाया उसने, मालूम चला आपको? ठीक है, इससे आपको यह मालूम नहीं चलेगा कि ये किस क्रोमोसोम पे था, इससे आपको यह बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा कि ये किस क्रोमोसोम से निकल के आया था। क्या बता पाओगे क्रोमोसोम? नहीं। इससे आपको यह पता चलेगा कि वो जो जीन है वो बनाता क्या है, किस चीज को प्रोड्यूस करता है। और आपने ऐसे सारे एमआरएनए, ह्यूमन बॉडी के जितने एमआरएनए हर सेल में निकल रहे थे, सबको एक एक करके निकाला, सब पर डीएनए बनाया और आपने बैक्टीरिया में क्लोनिंग कर दिया। इसे क्लोनिंग करना बोलते हैं, इसको जीन क्लोनिंग करना। आपने एक बैक्टीरिया में अंदर डाला, बैक्टीरिया दो में डिवाइड होगा, दो बैक्टीरिया के पास जीन पहुंच जाएगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता रहेगा, आपका जीन भी मल्टीप्लाई करता रहेगा, एक कॉलोनी तैयार होगी। एक ऐसी कॉलोनी बन गई जिसमें केवल इंसुलिन बन रहा होगा, एक ऐसी कॉलोनी बन गई जिसमें केवल जो है वो दूसरा एंजाइम बन रहा होगा। बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ना? इसका मतलब यह है कि आपने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन से आपने यह पता लगा लिया कि वो जीन किस चीज के लिए काम करता है। आपने क्या बोला? आपने बोला एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आपने दो मेथड, देखो यहां पे दो मेथड इन्वॉल्व होती है। यहां पे यदि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझना है, दो मेथड इस्तेमाल होती है। पहली होती है आपकी, पहला अप्रोच होता है कि आप उन सभी जीन को आइडेंटिफाई कर लें जो आरएनए के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्या हमारे सारे जीन अपने आप को आरएनए के रूप में एक्सप्रेस करते हैं? हां या ना? क्या हमारे सारे जीन अपने आप को आरएनए के रूप में एक्सप्रेस करते हैं? हां या ना? नहीं। क्यों बेटा? नहीं यार, इंट्रॉन तो जीन का हिस्सा हो गया। दूसरा रेगुलेटर जीन होते हैं, ऑपरेटर जीन होते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने वाले बाकी एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये है कि सारे जीन, लिखा था आपने, पढ़ा था, सारे जीन अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सारे जीन जो है वो अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है ना? है ना? कुछ जीन केवल कंट्रोल है, जैसे ऑपरेटर जीन है, उसने क्या बनाया? एमआरएनए भी नहीं बनाया उसने, तो वो जीन प्रेजेंट तो है ना वो। ठीक है, समझ में आई बेटा बात के? इसका मतलब ये है कि सारे जीन, तो इसका मतलब हम केवल केवल उन ऑल जीन जो अपने आप को आरएनए के रूप में एक्सप्रेस करते हैं उनको हम पता लगा लेंगे। मतलब इसे बोलते हैं हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। क्या बोलते हैं हम? एक्सप्रेस। मतलब ये है कि पहली मेथड ये है कि आप उन सभी जीन का पता लगा लें जो एमआरएनए के फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और उससे आप जो है वो डीएनए को तैयार कर लें। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सप्रेस। पिछले 3 साल में हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट या सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, पूरा आया हुआ। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने केवल वो कैरेक्टर जो जो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे थे आरएनए के फॉर्म में, उसके आधार पर जीन को हमने तैयार कर लिया है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आरएनए सीक्वेंस को लिया, उस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, सीडीएनए बन गया, सीडीएनए लाइब्रेरी को तैयार किया। सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब क्या है? जीन को बनाने के बाद आपने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया और बैक्टीरिया की कॉलोनी को तैयार कर लिया। समझ में आ रही बात? बेटा देखो, एमआरएनए लिया, उससे डीएनए को बनाया हमने, उस डीएनए को हमने जो है फिर बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मिड में मिला के। यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। शुरुआत में बता दिया हमने कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ना होती तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना? ठीक है, तो बोल रहा है हमने लाइब्रेरी, उसके बाद हमने क्लोनिंग किया उसका, और हमने पता लगा लिया कि वो अपने आप को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि आपने एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट में ये पता लगाया आपने कि कौन कौन से जीन है जो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और फिर आपने आपने क्या यहां पे डीएनए काटा? नहीं। क्या यहां पे आपने जीन को जाके अंदर जाके समझा? नहीं। आपने सिर्फ आरएनए को उठाया वहां से और उस पर जीन को तैयार कर लिया। इसे आपने बोला एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। बोला क्या? बोला आपने? एक्सप्रेस सीक्वेंस। इससे आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये कौन से क्रोमोसोम से निकल के आया हुआ है, नहीं मालूम चलेगा। इससे यह मालूम चलेगा कि ये काम क्या करता है, किस तरह का प्रोटीन बनाता है, ये आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी मेथड है, कुछ मत करो आप, कोई आदमी अच्छा है या बुरा है जानने का सिंपल तरीका यह है कि आप आज को अच्छा बोले बुरा बोले। ये आप देखो बिग बॉस। बिग बॉस क्या चीज है? बिग बॉस एक बड़ा मतलब जो यदि जू के जानवर भी देख लेना तो सोचेंगे ये क्या चीज है, ये कौन है, ये कौन जानवर है? ठीक है, तो बिग बॉस में क्या करता है वो कई सारे सेलिब्रिटी होते हैं, बड़ा बड़ा नाम होता है, उनको उठा के वो अंदर डालते हैं कमरे में, एक घर में बंद कर देंगे, घर बाहर से बंद, कैमरे लगे हुए हैं उसमें। अब आप शुरू के बिग बॉस का पहला दिन होता है, पहला दिन बिग बॉस। अब उसके बाद सब प्रेम से पेश आएंगे, अच्छे से बात करेंगे अपने बारे में, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। डे 2 हो गया,
थोड़ा सा जो है वो ग्रुप सब ग्रुप बनना शुरू होगा। डे 3 डे 5 हुआ, थोड़ा ग्रुप सब ग्रुप ज्यादा बन जाते हैं। उसके बाद बिग बॉस चालाकी करता है, खाने का सामान कम कर देगा वो कि लड़ो बेटा आप तुम, ठीक है, थोड़ा कम कर देगा वो आइटम। फिर बोलेगा कि भाई इसमें से 2 आइटम कोई ले सकते हो आप, फिर 2 किसके लेने, तो वो ग्रुप सब ग्रुप बनाएंगे। कंडीशन वैसी क्रिएट करेगा कि लोगों का एक्चुअल बिहेवियर निकल के सामने आएगा कि वो लड़ रहा है, ग्रुप बना रहा है, ठीक है, वो क्या नहीं करते हो सब। फिर आपको लगता है कि यार, तो कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनको मौका मिलता है कि तुम बिग बॉस में जाओगे, क्या बोलता है भाई हम नहीं जा रहे बिग बॉस में। मतलब क्या दिखाना चाहता आदमी, ये इंपॉर्टेंट चीज ना, क्या नहीं दिखाना उसको, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर है, उनको भी कई बार मौका मिलता है बिग बॉस में जाने का, वो मना करते हैं भैया नहीं, दिक्कत है बिग बॉस में। उसमें जो है वो 2 4 घंटे से बात समझ में आती है, पर ऐसे रहोगे तो कुछ कुछ कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट होगा। तो फिर वही वाली बात, अच्छा और बुरा भी परसेप्शन है कि ओवरऑल दिन भर में आपकी जो बातें हैं उनमें से कितनी बातें ऐसी जो पॉजिटिव थी, लेकिन इंसानी व्यवहार ये है कि वो आपकी एक बुरी बात को पकड़ के बैठ जाता है आदमी के। ये है इंसानी व्यवहार, ये कि आपके साथ 100 अच्छी चीजें की होंगी वो याद नहीं रहेंगी, एक चीज जो है वो गलत भी हो गई होगी, चाहकर ना चाहकर वो इंसान को याद रहती है। ये ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न है। आपको ढेर सारे ग्रीन एप्पल में एक रेड एप्पल रख दिया जाए, क्या दिख रहा है आप लोग, रेड एप्पल दिख रहा है। आप ये नहीं बोलोगे ढेरों ग्रीन एप्पल है, आपका फोकस उसे अलग चीज पे जाएगा। तो वो कहता है कि एक ब्लाइंड अप्रोच है, कुछ मत करो आप, है ना, सुबह से शाम तक साथ रख दो, मतलब तो असलियत मालूम चल जाएगी पूरी, बाद में मैच कर लेंगे क्या सही क्या गलत। तो वो कहता है कुछ मत करो, क्रोमोसोम को पकड़ो एक सिरे से और पढ़ना शुरू कर दो, कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब का नहीं, पढ़ना शुरू कर दो उसको। मतलब आप कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो आ रहा है वो सब पढ़ लो लाइन से, क्या क्या आ रहा है बाद में पता लगाएंगे क्या है वो, है ना। अब इसे बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं कि एक, अब कैसे करेंगे इसको, एक क्रोमोसोम लिया, समझो समझो बेटा बेटा रटना पड़ेगा नहीं तो, के एक क्रोमोसोम लिया, उसके पूरे प्रोटीन को झड़ा दिया, हटा दिया, मेथड होती है, पूरा डीएनए निकाल लिया, लंबा डीएनए है, कई टुकड़ों में काट दिया, काटने के बाद उसको डीएनए सीक्वेंसर मशीन होती है एक, वो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस कहां पर है उसको वो फ्लो साइटोमेट्री करती है क्रोमो, वो उसके उसको डीएनए को वहां से उस मशीन से गुजरता है, वो पूरा सीक्वेंस उसका पढ़ लेती है, पूरा सीक्वेंस उसका वो पढ़ लेती है, ठीक है। मतलब ये है, मतलब ये है कि जो डीएनए है उसके पूरे सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं हम, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड टू एंड पूरा पढ़ रहे हैं हम, एंड टू एंड क्या लिखा है। अच्छा ये बताओ, यदि ऐसा हम पूरा कर रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हमको ये तो मालूम चल गया कि सीक्वेंस क्या है, ये तो मालूम चल गया हमको, है ना, लेकिन उन सीक्वेंस में लिखा क्या है ये तो मालूम नहीं चलेगा, इंट्रॉन बिग्जॉन में ये तो मालूम नहीं चलेगा। अब यहां पे काम आता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, वो सीक्वेंस तो मालूम है हमको। अब हमने उठाया वो सीक्वेंस कि ये सीक्वेंस कहां मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है नहीं, क्रोमोसोम नंबर 1 पे कहीं मैच नहीं किया ये, क्रोमोसोम नंबर 2 पे कहीं मैच नहीं किया ये, क्रोमोसोम नंबर 3 पे आधा तो ये मैच कर रहा है, इसके बाद मैच नहीं कर रहा है, फिर आधा आगे मैच कर रहा है। तो ये 2 आधे आधे मैच कर रहे हैं वो क्या है, एक्सॉन। जो मैच नहीं कर रहा वो है, आई बात समझ में क्या बोला मैंने आपको। कैसे पता लगाया हमने कि कोई क्रोमोसोम नंबर 3 पर है या 5 पर है, कैसे पता लगाया हमने, हमारे पास ऑलरेडी ऐसे जीन प्रेजेंट थे जो अपने आप को प्रोटीन बना के एक्सप्रेस कर, आरएनए बना के एक्सप्रेस कर रहे थे, उनको तैयार कर लिया हमने पहले, वी नो दैट सीक्वेंस कि वो सीक्वेंस क्या है, और दूसरा सीक्वेंस हमने क्रोमोसोम का एंड टू एंड पढ़ लिया। अब हम मैच कर रहे हैं, ये ब्लॉक यहां फिट नहीं हो रहा, यहां फिट नहीं हो रहा, यहां फिट, बच्चे नहीं ब्लॉक फिट करते हैं, हम लगा रहे कहां फिट होगा, पजल के समान सॉल्व कर रहे हैं, और ये हम खुद सॉल्व नहीं कर रहे, कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है। कंप्यूटर के पास एक सीक्वेंस है कि जो आपके पास जीन था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का जीन था, वो जीन को लिया सीक्वेंस को, अब वो जो सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, मैच कर रहा है, नहीं यहां मैच नहीं किया, यहां नहीं, हाँ यहां मैच किया 30%, फिर मैच नहीं किया 20%, फिर 30% मैच किया, फिर मैच नहीं किया, फिर मैच किया, जहां जहां मैच कर रहा है वो एक्सॉन, जहां मैच नहीं कर रहा वो इंट्रॉन, जिस क्रोमोसोम पर मैच कर रहा है उस पर वो जीन प्रेजेंट है, मालूम चला, मालूम चला, ठीक है। बिल्कुल वैसे, समझ गए ना बेटा, बिल्कुल वैसे हमने क्या किया पहले, तो यहां पे कोडिंग नॉट कोडिंग हमने कुछ नहीं, सीधा हमने जो है वो बाद में लिखा ना, लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन टू द सीक्वेंस विद फंक्शन, बाद में हम असाइन करेंगे इसको, के इस मेथड को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। पहले पूरा खोल पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में सीक्वेंस को हमने मैच कर लिया, सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं, क्लियर। तो डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 टेक्निक हो गए, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हो गया,
सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, क्लियर, पक्का? किसी को भी खड़ा करके पूछ लूं? ठीक है, देखो सीक्वेंस एनोटेशन में बेटा क्या है कि पूरा एंड टू एंड पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर सीक्वेंस को मैच करेंगे हम। ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या करेंगे, हम आरएनए को लेंगे और आरएनए पर हम डीएनए को बना लेंगे हम। ठीक है ना? देखो फिर कहता है आपसे जीनोम सीक्वेंस को हम जब क्लासिफाई करते हैं, जब इनको पूरा पढ़ते हैं, हम जब जीनोम सीक्वेंस को पूरा पढ़ते हैं, उसको हम मैच करते हैं, तो हमको क्या मालूम चलता है? हमको मालूम चलता है कि हमारे जीनोम के अंदर फ्लो चार्ट नहीं है आपके पास में, तो बना लीजिएगा इसको फ्लो के इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ठीक है, हमारे जीनोम में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों प्रकार के सीक्वेंस प्रेजेंट है। कोडिंग सीक्वेंस ही जीन का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट जीन है जो प्रोटीन में और आरएनए में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, केवल आरएनए बनेगा या आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा आगे, दोनों बातें सही है ना? कुछ आरएनए ऐसे बनते हैं ना बेटा जो प्रोटीन में कन्वर्ट भी नहीं होते। जैसे टीआरएनए की बात करें, प्रोटीन में थोड़ी ना कन्वर्ट होता है, वो आरआरएनए राइबोसोम का हिस्सा बनता है। तो जीनोम कोडिंग वाले हैं, फिर नॉन कोडिंग वाले रिपीटेटिव डीएनए, मतलब कई जैसे डीएनए जो बार बार अपने आप को क्रम को दोहराएंगे, वो रिपीटेटिव डीएनए, इनका आगे काम आएगा हमको। ठीक है, ये बिखरे हुए होंगे, इंटरस्पर्स होंगे, टेंडेम, बार बार सेम सीक्वेंस को रिपीट किया गया होगा, उसे टेंडेम रिपीट बोलते हैं। इंटरस्पर्स का मतलब है रिपीटेटिव सीक्वेंस एक यहां प्रेजेंट होगा, फिर आगे थोड़ा आगे जाके दूसरा प्रेजेंट होगा, फिर थोड़ा आगे तीसरा प्रेजेंट होगा। ठीक है, टेंडेम में बैक टू बैक वो रिपीटेटिव सीक्वेंस हमको देखने मिलेंगे। फिर इंट्रॉन्स होगा, इंटरप्टिंग सीक्वेंस इंट्रॉन होंगे। ठीक है ना? तो बोल रहा है आपसे वो कि यदि हम जीनोम के सीक्वेंस को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में, तो हमको मालूम चलता है हमारे जीनोम के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों प्रेजेंट है। कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन या आरएनए बनाने तक सीमित है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है उसमें रिपीटेटिव डीएनए भी होता है, उसमें इंट्रॉन भी होते हैं। रिपीटेटिव डीएनए भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरस्पर्स और टेंडेम रिपीट। टेंडेम मतलब बार बार दोहराए गए, टेंडेम में हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बार बार दोहराए गए। ठीक है, बार बार दोहराए गए होते हैं, बैक टू बैक, और ये बिखरे हुए दोहराव वाले क्रम होते हैं। ठीक है, इंटरस्पर्स। ठीक है, अब लिखता है वो, कहता है सीक्वेंसिंग करना है हमें डीएनए की, कि हमें पूरा एंड टू एंड पढ़ना है। फॉर सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल, एक सेल का पूरा डीएनए निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, इसको हम फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे हम? एंडोन्यूक्लियस। कौन सा यूज करेंगे हम? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल किया हमने, सेवरल फ्रेगमेंट में बांट लिया हमने, और फिर क्लोनिंग किया हमने सुइटेबल होस्ट। जनरली हम होस्ट में यूज करते हैं बैक्टीरिया का यूज करते हैं या ईस्ट का यूज करते हैं। स्पेशलाइज वेक्टर, मोस्ट कॉमन वेक्टर प्लाज्मिड होते हैं। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मोस्ट सुइटेबल वेक्टर क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं। बैक्टीरिया में यूज करते हैं इसको हम, और ईस्ट के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ये सीक्वेंसिंग के लिए हमने डीएनए को आइसोलेट किया, टुकड़ों में काट लिया हमने, काट कर उसको हमने इसके क्लोन को तैयार कर लिया हमने। ठीक है ना? ठीक, फिर द क्लोनिंग रिजल्ट्स इन द एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए। जैसे आपने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जीन को जोड़ दिया, और वो जीन जो है वो अपने डीएनए को जोड़ दिया, जब प्लाज्मिड अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो वो डीएनए का सीक्वेंस भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा। बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी में वो डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा बेटा। तो बोल रहा है आपसे, इससे आप डीएनए के फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना? और उसको आसानी से आप सीक्वेंसिंग इसकी कर सकते हैं। सबसे कॉमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन होस्ट जो हम यूज करते हैं यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो जीन की क्लोनिंग के लिए, डीएनए की क्लोनिंग के लिए किनका उपयोग किया गया? तो बैक्टीरिया का और ईस्ट का उपयोग किया गया। किसका यूज किया गया? बैक्टीरिया का और ईस्ट का उपयोग किया गया। ठीक है, जब बैक्टीरिया के साथ में आपने अपने जीन को जोड़ दिया, उसे बोलोगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के अंदर आपने अपने जीन को, अपने डीएनए को डाल दिया, तो जो जीनोम बनेगा उसे बोलेंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलेंगे। ईस्ट में डालोगे तो क्या बोलोगे उसको आप? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलो। ठीक है, सिंपल डेटा है, सिंपल इंफॉर्मेशन के, यानी आपने ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने या तो बैक्टीरिया यूज किया या ईस्ट यूज किया। बैक्टीरिया के डीएनए में जोड़ दिया उसको आपने, या ईस्ट के डीएनए में जोड़ दिया। पहली प्लाज्मिड में जोड़ते हैं हम, तो क्या बन गया? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बन गया या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बन गया। ठीक है,
फिर कैसे पता लगाया हमने कि डीएनए पे क्या क्या लिखा हुआ है, उसके लिए हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर यूज करते हैं, जिसको फ्रेडरिक सेंगर ने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ था प्रोटीन को सीक्वेंस करने के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को जो है वो 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। देखिएगा सेंगर को, मुझे ईयर याद नहीं आता, पर सेंगर को जो है वो 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सेंगर जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो प्रोटीन के पूरे सीक्वेंस को पढ़ना सीख लिया था कि किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही मेथड पर हमने डीएनए सीक्वेंसर को तैयार किया हमने। रिमेंबर, सेंगर इज आल्सो क्रेडिट फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। ठीक है, एंड प्रोटीन के सीक्वेंस को पता लगाने का मेथड इनके पास था, तो इन्होंने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर को जो है को तैयार करने में इन्होंने हेल्प किया, बताया इन्होंने इसके इनके टेक्निक पर बेस पर बना वो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दिस सीक्वेंसेस वेयर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैप। अभी जो मैंने बताया था, आपको पूरा डीएनए का सीक्वेंस एंड टू एंड मालूम चल गया। एक मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 था, उसका पूरा सीक्वेंस एंड टू एंड मालूम चल गया। अब आपके पास जो जीन के सीक्वेंस पता है, आपने उनको मैच करना शुरू किया। आपके पास मान लीजिए कि आपने आरएनए एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से आपने 25,000 जीन के आपके पास सीक्वेंस प्रेजेंट है, आरएनए को आपने डीएनए में कन्वर्ट किया था। वो 25,000 सीक्वेंस को कंप्यूटर, ये केवल कंप्यूटर कर सकता है, इतना फास्ट एनालिसिस कि 25,000 सीक्वेंस को वो इस पूरे के पूरे लंबे क्रोमोसोम के सीक्वेंस से मैच कर रहा है। नहीं मैच किया, ये मैच कर गया, कितना मैच किया के वो बताएगा आपको कि इंट्रॉन कहां है, एक्सॉन कहां है, वो कंप्यूटर बता देगा आपको। ठीक है, मैंने कहा ना जहां मैच किया वो मतलब एक्सॉन है, जहां मैच नहीं किया इंट्रॉन, फिर वो मैच किया इतना हिस्सा वो एक्सॉन है। ठीक है, तो वो वैसे मैच करेगा। तो क्या लिखा है, these sequences were then arranged based on this some overlapping region present in them. This required generation of overlapping, मतलब बोल रहा है आपसे वो कि कुछ कुछ ओवरलैपिंग हिस्से मिलते हैं तो हम पूरा डीएनए सीक्वेंस तैयार कर पाते हैं। ओवरलैपिंग मतलब है कहां पे एक सीक्वेंस खत्म हुआ था, कहां दूसरा शुरू हुआ, वो जब ओवरलैप करेगा, मैच करेगा, तब हम मान लेंगे कि हाँ ये एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा है। जैसे देखो, आपने एक जीन का पता लगाया, आपने दूसरे जीन का पता लगाया, एक क्रोमोसोम आपने, बीच में बैक टू बैक थोड़ा जीन है, बीच में कई सीक्वेंस ऐसे हैं जो रैंडमली प्रेजेंट है, तो उनको ओवरलैप करके मैच करना पड़ता है कि इसका यहां पे खत्म हुआ था, अगले वाले जीन का यहां शुरू हुआ है, तो ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है मैच के, तो ये पर्टिकुलर जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोल रहा है आपसे कि ओवरलैपिंग सीक्वेंस का मतलब है कि एक सीक्वेंस मान लीजिए ए टी टी पे खत्म हुआ, दूसरा वाला सीक्वेंस जो उससे मैच कर रहा है, जिसका एक हिस्सा बाहर निकला है, वो आपका टी ए होगा, तो वो मैच कर जाएगा, तो उससे जुड़ गया वो। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सीक्वेंस जरूरी होते हैं, जो सीक्वेंस को हम ओवरलैप करके मैच कर सके इसमें हम। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल से, और आपको बता दो कि आप 2007 के पहले एक एनसीईआरटी थी, 3 या 4 साल वो एनसीईआरटी चली, उसमें ये सब चीजें बहुत डिटेल में दे रखी थी। वो जब एनसीईआरटी रिलीज हुआ, वो आजकल तो गायब ही हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ता है मेरे पास। कोई एक आध कभी वॉल्यूम उसका पहले कभी पढ़ा था, दिख नहीं रहा आजकल वो। तो उसमें उन्होंने फ्लो साइटोमेट्री, डीएनए सीक्वेंसिंग सब डाल दिया था उन्होंने उठा के 12th क्लास में। सीबीएसई बोर्ड में जो टीचर पढ़ाया करते सबने फिर इसको लेके लिखा बोर्ड एनसीईआरटी को कि ये बहुत हायर लेवल पे, बच्चों को कैसे समझा पाएंगे इसको, ठीक। उनने लिखा बच्चों के समझ में नहीं आएगा, ये नहीं लिखा कि हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो लेकिन वो और फैंटास्टिक बुक थी, मतलब मैंने देखा कि वो किताब ऐसी थी जो बिल्कुल समझिए इंटरनेशनल, मैं सच कह रहा हूं, आईसीएसई बोर्ड की 8वीं क्लास की 9वीं क्लास की बायोलॉजी की किताब उठा के देखिएगा कभी, आईसीएसई बोर्ड 8th या 9th फिजिक्स या केमिस्ट्री, आपको लगेगा कि 11वीं क्लास के लेवल की किताब वो 8वीं में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब बेसिक्स जिस लेवल पे पढ़ाए जाते हैं ना, और सबसे मैं बिल्कुल सख्त विरोधी हूं, मैं बोलता हूं कि यदि कोई एग्जाम 12वीं के लेवल पे हो रहा है तो उसके लिए कोई कोचिंग क्लास की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा एकेडमिक क्लास 1st से 12th तक होना चाहिए कि आप खुद ही सोच के एग्जाम को निकाल सके आप। ठीक है, देयर इज नो नीड टू एनी कोचिंग क्लास, एक कोई इंडस्ट्री ऐसी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा यूएसए के अंदर नहीं होता है, वहां पे जो है वो ट्रेनिंग होते हैं अलग अलग लेवल पे, वो ऐसी कोचिंग्स नहीं होती कि भाई आपको वो ओवरऑल पूरा जो ग्रोथ होता है पूरा आपका थ्रू आउट द, वो आपके पूरी एक्टिविटी देखते हैं। जब भी सेट का एग्जाम होता है, एग्जाम लेते हैं वो भी के, लेकिन वो उसके लिए वो कहते हैं कि आपका पूरा ओवरऑल पिछला परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। जैसे आईआईटी में होता है, वो कहते हैं 75% ना क्राइटेरिया उसका कि आईआईटी में जाना है तो 78 के, तो मतलब वो कहते हैं स्कूलिंग पे भी आपका फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, वॉट एवर। अभी देखो हमने कहा कि ये पूरा डीएनए सीक्वेंस, इसमें हम जो है वो अब
क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी है। इसमें हम क्या करते हैं कि देखो इसने कहा ना ये पीक अलग अलग कलर से आपको अलग अलग जो है कलर्ड फ्लो साइटोमेट्री होती है, अलग अलग कलर से दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये पीक आपको दिखाई पड़ते हैं, इससे हम सीक्वेंस को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस मेथड के जो है वो के अंदर हम नहीं जाएंगे, अभी सिंपल सी बात करेंगे हम कि इसके थ्रू हमको ये मालूम जाता है कि कौन कौन से बेस किस क्रम में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा चार्ट ऐसे देखो कंप्यूटर में, ये लास्ट की ये ऐसा चार्ट बन के आता है इसमें कि पूरा चार्ट ऐसे ये पीक पीक भी दिखाई पड़ेंगे ऐसा, और ऐसा चार्ट बन के आता है, ग्राफ बन के आता है, बाकायदा ये एविडेंस है कि हाँ सही क्रम जो पढ़ा गया। ठीक है, एनालाइजर की हेल्प लेते हैं इसमें कि इसमें बाकायदा डिटेक्टर होता है, पूरा प्रोग्राम सेट होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, इंसान के बस की बात नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर इसको कर पाता है। ठीक है, लिखा है साफ साफ एनसीईआरटी ने, अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, यानी इंसान पूरी जिंदगी लगा देगा तो भी उस पजल को सॉल्व नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर सॉल्व करता है, इसलिए हमें स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। सीक्वेंस को हम दिस सीक्वेंस वेयर सीक्वेंस सब्सिक्वेंटली एनोटेट। अब क्या बोल रहा है आपसे कि इन सीक्वेंस को हम धीमे धीमे एनोटेट करते हैं। एनोटेट करने का मतलब है जो सीक्वेंस तुम्हारे पास है उसको तुम मैच करते हो कि ये किसका सीक्वेंस है। आपके पास देखो, आपके पास दो चीजें हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, जो आरएनए प्रोटीन, जो आरएनए आपने था उनसे अपने डीएनए को तैयार किया था, वो वाकई में जीन थे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, है ना। आपने उन सीक्वेंस को लिया और फिर अपने डीएनए से मैच किया आपने, तो उसके बाद आप असाइन करते हैं। आपने कहा, फिर से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एक आरएनए निकल के आया था, उस आरएनए से आपने एक जीन को तैयार किया आपने और उसको आपने संभाल के रखा। एक आरएनए आया मतलब जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, सेंट्रल डोग्मा हम समझते हैं, है ना, ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, वो आरएनए से आपने डीएनए को तैयार कर लिया, है ना। उस डीएनए को बैक्टीरिया में डाला और आपने ये भी देख लिया आपने किससे कौन सा प्रोटीन बन रहा है, मालूम चल गया। अब सीक्वेंस तुम्हारे पास है कि वो प्रोटीन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जीन है कहां पे ये पता लगाना है। आपके पास पूरा डेटा आ चुका है लाइन टू लाइन, आपने कंप्यूटर का यूज किया, इस सीक्वेंस को पूरे एक से लेके क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 24 कहां से आ गया ये, एक्स एंड वाई, 22 ऑटोसोम, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, 24 क्रोमोसोम हो गए। आपने पूरे 24 क्रोमोसोम के सारे सीक्वेंस से मैच किया, आपने कहा 1 पे कहीं पर भी मैच नहीं किया, 2 पर कहीं पर भी मैच नहीं किया, 3 पर कहीं पर भी मैच नहीं किया, 4 पर हाँ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम में मैच किया है। ठीक है, मतलब ये जीन कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे शॉर्ट आर्म पर ये प्रेजेंट है, मालूम चलेगा। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट was completed only in May 2006 के this was the last of 24 human chromosome। ठीक है, वो कहता है कि सबसे आखिर में सबसे बड़ा क्रोमोसोम, क्योंकि अब क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा क्यों है, अरे भाई क्रोमोसोम इडियोग्राम पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जब भी कैरियोटाइप को तैयार, जब भी इडियोग्राम तैयार करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं, तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम पहले रखते हैं, छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में तैयार करते हैं, याद है इडियोग्राम था तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तैयार करते हैं हम। ठीक है, फिर मैंने कहा था आपसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तैयार क्या करते हैं इसको हम, फिर मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक को रखते हैं हम यदि सेम साइज के हैं तो। ठीक है, तो क्रोमोसोम 1 को सबसे आखिर में 2006 में वो तैयार हो पाया और कुल 24 क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा चैलेंजिंग टास्क ये था कि वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ द जीनोम, मतलब कि कौन से क्रोमोसोम कहां पर प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम में कहां पर सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, जिसको माइक्रोसैटेलाइट। अब देखो यहां पे कंफ्यूज करता है, वो कहता है आपसे कि दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो मनुष्य का जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, तुमने जीन तो पता लगा लिया, 1 जीन 2 जीन 4 जीन, लेकिन उस केवल जीन बैक टू बैक थोड़ी ना है, बहुत सारा। मैंने कहा ना हमारे डीएनए में से 1% डीएनए में इंफॉर्मेशन है, 99% इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जंक डीएनए, उसे बोलते हैं हम जंक डीएनए कहते हैं उसको हम, जिसपे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती उसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, उसे हम जंक डीएनए कहते हैं। 99% डीएनए जंक डीएनए होता है। इसको कैसे मैच करें हम, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई देखो इसके लिए तो आरएनए है नहीं अवेलेबल, इसके लिए कोई आरएनए अवेलेबल नहीं है, तो तुम रिपीटेटिव सीक्वेंस जो क्रम बार बार दोहराए गए हैं ना उनको पढ़ लो, क्योंकि वो हर क्रोमोसोम के लिए अलग अलग है, वो हर क्रोमोसोम के लिए अलग अलग दोहराए गए, उनको मैच किया उन्होंने, उनको ओवरलैप करके मैच किया। तो बोलता है कि यहां पर क्या किया हमने यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे डीएनए में कट लगाता है। ठीक है,
उससे ये मालूम चल गया कि हमने किस क्रोमोसोम को कहां पे काटा हुआ है, कट लगाने की जगह मालूम चल गई हमको। उसके बाद क्या किया हमने, रिपीटेटिव सीक्वेंस को मैच करना शुरू किया हमने कि मैच। अब हमको, हमारे पास अब कोई कोई सीक्वेंस तो है नहीं, हमारे पास कोई जीन तो है नहीं जिससे हम मैच कराएंगे, जैसे हमने पहले किया था, एनोटेशन में किया था। यहां पर हमें वो डीएनए पता लगाना है जो जंक डीएनए है, ऐसे फिलर के रूप में यूज है, वो किस क्रोमोसोम पे क्या सीक्वेंस है उसका। तो उसके लिए क्या किया हमने, हमने रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, उस पर ए टी सीक्वेंस जो है उस पर 160 बार दोहराया गया है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2 है, उस पर जी और सी सीक्वेंस को जो है 180 बार दोहराया गया, फिर गैप के बाद फिर दोहराया गया। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो इनको ओवरलैप करके मैच किया हमने, ठीक है। और हमने कहा ये इनके कितनी बार रिपीट्स हैं, क्या है, ये बिल्कुल फिक्स है ये चीज, ठीक है। तो इसको क्या क्या कहा गया, इसको कहा गया कि हमने क्या किया, हमने इसको जो है वो असाइन किया, इसको हमने किसको, क्रोमोसोम को। तो बोलता है दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। बोलता है कि जीनोम में, हमारे क्रोमोसोम के डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट फिक्स है अलग अलग पे। उन सीक्वेंस को देखो, एक सीक्वेंस तो हम जान रहे हैं ना, एक तो सीक्वेंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका सीक्वेंसर से, तो वहां पर हमने पता लगाया कि कहां पर जो है वो GAATTC का साइट कहां प्रेजेंट है, पता लगाया। वहां पे हमने एंजाइम यूज किया, कट लगा दिया यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारे पास एक सीक्वेंस तो मालूम है हमको, ठीक है। तो वो सीक्वेंस जो हमारे पास था ओवरऑल, उसमें कौन से क्रोमोसोम पे क्या सीक्वेंस था उसको बस मैच करना बाकी, क्योंकि हमने पूरी सेल का डीएनए निकाला था, याद है, इसमें पूरी सेल का डीएनए निकाला, कट लगाया, हमने सीक्वेंस को तैयार किया। बोल रहा आपसे वो, दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम डीएनए पर जो है वो हमें दोहराए गए सीक्वेंस अलग अलग देखने मिलते हैं हमको, ठीक है। और ये डिफरेंस मेरे और आपके बीच में, मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में कुछ दोहराया गया होगा ना, तो आपके क्रोमोसोम नंबर 1 में हो सकता है अलग संख्या में दोहराया गया हो। जब ये सीक्वेंस बनाया गया, जो ह्यूमन सीक्वेंस ये बनाया गया ना, तो ये सीक्वेंस जो है ये किसी, कई लोगों का एक साथ नहीं था, इसमें अलग अलग रेस के कुछ लोगों को लिया गया और उस सीक्वेंस को तैयार किया गया, ठीक है। तो बोलता है कि यहाँ पे कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को हम माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं, इनका इस्तेमाल किया। अब ये माइक्रोसैटेलाइट क्या होता है, हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो, जब भी बेटा हम बात करते हैं माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये वो सीक्वेंस होते हैं जो कई बार दोहराए गए होते हैं, ठीक है। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो हम माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, इन सब पर हम बात करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा समय को देखते हो उस चीज को हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी हम सब इतना दिमाग में रखना कि माइक्रो सैटेलाइट कोई चीज है जिससे हमने मैच किया उसको, मतलब क्या है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बात करेंगे उसको, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, कि अंतर देखने मिल रहा है, दोहराए गए क्रम जो है हमको अलग अलग देखने मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि डीएनए के लेवल पर देखो, जैसे जो जीन है, इंसुलिन का जीन है, उसका सीक्वेंस मेरा और आपका एक समान होगा, क्योंकि मेरे अंदर भी वही इंसुलिन काम कर रहा है जो आपके अंदर काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, सेम। फर्क हमारे बीच में जो है वो उन्हीं जंक डीएनए वाले सीक्वेंस में फर्क है, तो उसका यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। तो क्या होते हैं माइक्रोसैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, बात करेंगे इसमें। अभी बोलते हैं क्या मिला हमें, जानकारी क्या निकल के सामने आई, कि जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर जो है वो 3164.7 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है। एक जीन जो है उसका एवरेज साइज जो होता है, एवरेज, सबका नहीं होता है, एवरेज बोला, 3000 बेस पेयर से एक जीन बना होता है, ये वेरी करता है। हमारा लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है डिस्ट्रोफिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन होता है डिस्ट्रोफिन, जो 2.4 मिलियन बेसेस इसके अंदर होते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन जीन है, जो 2.4 मिलियन बेसिस से बना होता है। टोटल नंबर ऑफ जीन जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी में 30,000 के आसपास है। जो पहले जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, साइंटिस्ट कह रहे थे कि 80,000 से लेके 1,40,000 जीन हो सकते हैं, और उसकी तुलना में काफी कम जीन हमको मालूम चले, 30,000 के आसपास जीन हमको मालूम चले, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट रिसर्च सामने आया कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो सारे लोगों में एक समान है, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, अलग अलग नहीं, होमोसैपियंस जो है वो सब एक समान ही है, क्योंकि 99.9% सीक्वेंस मैच कर रहे हैं। 0.1% जो डिफर कर रहा है वो रिपीटेटिव डीएनए वाला सीक्वेंस से डिफर कर रहा है। 0.1% जो है वो इतने लंबे डीएनए का बड़ा होता है। यदि अंबानी तुमसे आज बोले कि तुम मेरे 0.1% संपत्ति के मालिक, तुम तो बन गए अरबपति, ठीक है, समझ गए भाई। 100 रुपए का 0.1% और $100 मिलियन का 0.1%, फर्क आएगा ना,
ठीक है, तो वो 0.1% मामूली मत समझना, कहने का मतलब ये, ठीक है। फिर द फंक्शंस आर अननोन ऑफ ओवर 50% से अधिक जीन जो हमें खोज लिए हमने, उनके कार्य हमें आज भी ज्ञात नहीं है कि क्या काम करते हैं, ठीक है। लेस देन दो, हमारे जीनोम का 2% से भी कम जीन जो है, जो हमारे हमारे जीनोम में जो 2% से भी कम जीनोम का हिस्सा जो है वो प्रोटीन को कोड करता है। हमारे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई। फिर वो कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं वो बड़ा पैमाने पर ह्यूमन जीनोम में देखने मिलते हैं, बड़े पैमाने पर हमको वो देखने मिलते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं ये डीएनए के वो सीक्वेंस होते हैं जो बार बार दोहराए गए होते हैं, कई बार कई सौ बार दोहराए गए होते हैं, कई बार हजारों बार दोहराए गए होते हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, इनका कोई सीधा कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। यानी ये ऐसे सीक्वेंस है जिनको साइंटिस्ट बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। अभी वो मैच कर रहे हैं कि चिंपैंजी और हम में कितने सीक्वेंस मैच कर रहे हैं, हम चूहे से हमारे कितने सीक्वेंस मैच कर रहे हैं। क्या कारण है कि सुअर का हार्ट का वॉल्व इंसान के लाके लग जाता है, पॉर्क इंसुलिन को इंसान के इंसुलिन के रूप में यूज किया गया। कई कंट्रीज में लोग पॉर्क नहीं खाते हैं, उसको वो ह्यूमन के समकक्ष समझते हैं, लोग उसको हल्के में लिया करते थे इस बात को, पर सच्चाई तो ये है कि उसके बहुत सारे सीक्वेंस मैच कर रहे हैं, उसके ऑर्गन सीधे ह्यूमन ऑर्गन में आके काम में आते हैं वो। तो ये कैसे, कहीं ना कहीं कोई वैज्ञानिक आधार, कहीं कहीं कोई साइंस की कोई जड़ वहां पे तक पहुंची हुई है वो, जिसको अभी समझ नहीं पाए हम लोग के। तो कहने का देखो, पॉर्क इंसुलिन यूज किया गया बहुत लंबे समय तक, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी उसके पहले पॉर्क इंसुलिन को यूज किया गया। और काऊ का इंसुलिन जो है वो ना के बराबर काम किया, हाइपर एलर्जिक था वो, अधिक एलर्जिक था। पॉर्क इंसुलिन कम एलर्जिक था। तो वो कहते हैं कि हमको इवोल्यूशन में कि कौन से जीव से कितना कनेक्शन हमारा है उसको समझ सकते हैं हम रिपीटेड डीएनए को जान के हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, किस किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं वो। तो मतलब वो कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन इनका नहीं है इन सीक्वेंस का, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस है इवोल्यूशन में। ये सीक्वेंस ऐसे जो लंबे समय से प्रिजर्व सीक्वेंस है और इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे अधिक जीन होते हैं, 2968 जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे होते हैं। सबसे कम वाई पे होते हैं, 231 जीन वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सब याद रखना है आपको। ठीक, फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि 1.4 मिलियन हमारे जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस का अंतर है। वेरी वेरी, अब ये जितनी बातें बता रहा हूं ये सब अगले लेक्चर का आधार है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। साइंटिस्ट कहते हैं कि 1.4 मिलियन जगह ऐसी है हमारे जीनोम में जहां पे सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस का फर्क है। इसको बोलते हैं हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, एसएनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल। सब कुछ सेम है हमारे अंदर, सिर्फ एक टी की जगह पे किसी में ए लगा हुआ, एक का फर्क, सिर्फ एक का फर्क है। ठीक है, इनको हम स्निप्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म स्निप्स भी बेटा याद रखिएगा करके, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एसएनपीस कहते हैं, स्निप्स कहते हैं। This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease sequence and tracing। अब देखो वो कहता है कि जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस वाला है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं सिकल सेल एनीमिया था और नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, सिकल सेल में और नॉर्मल कंडीशन में किसका फर्क था? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड था ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में फर्क आ गया था, तो ग्लूटामिक एसिड कोडवैलिन का कोड बन गया था, है ना। ठीक है, तो कई बीमारियों को समझने में हम इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि हाँ जीन म्यूटेशन होता है, एक सीक्वेंस बदलेगा बीमारी हो जाएगी। ठीक है, एक क्रम, सिंगल सीक्वेंस, यही तो बोल रहा है। ठीक है, क्रोमो बोल रहा है आपसे, इस इंफॉर्मेशन से हमने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, हमने क्रोमोसोमल लोकेशन को जान। डिजीज ऐसे सीक्वेंस जिनका संबंध बीमारी से है, फिनाइलकीटोनुरिया, एल्केप्टोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, एक एक सीक्वेंस का फर्क आ रहा है उसमें, तो वो कहां पर है? फिर हमारे साथ में कौन हमारे क्लोज था? होमो इरेक्टस हमारे अधिक क्लोज थे, या निएंडरथल अधिक क्लोज थे, या क्रो-मैग्नन थे? कौन थे हमारे साथ में? तो हम वहां भी जो जो हड्डियां मिल रही हैं उनके सीक्वेंस का हम कैसे कहते हैं कि ये हड्डी मिली है वो इंसान की हड्डी है? कैसे कोई बंदर की नहीं हो सकती? कैसे भाई, कैसे आप बोल रहे हो कि ये हमारा प्रिमिटिव होमिनिड रेस में आया? अभी इटली में कुछ मिला है तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो मिसिंग लिंक है जो है हमारे हमारे जो है ह्यूमन इवोल्यूशन में। सीक्वेंस को मैच करते हैं, वो हड्डी का सीक्वेंस यदि वो देखने में भले ही ह्यूमन के समान दिखाई पड़े, पर सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा, मतलब वो हड्डी हमारी नहीं है, वो किसी और एनिमल की है वो।
एक बोन मिलती है, जबड़े का एक हिस्सा मिलता है, उस पर पूरी कहानी बन जाती है, पूरी उस पर पूरा सीक्वेंस तैयार रहता है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में इसका इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अब प्रश्न उठता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, यानी आगे क्या एप्लीकेशन, क्या इसके भविष्य में चैलेंजेस है। ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू दी कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग फॉर बायो। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा ना कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे मैंने आपको दिखाया कि मेरे जैसा डॉक्टर, जो एक मामूली डॉक्टर है, उसने जो है वो डीएनए सीक्वेंस का इस्तेमाल करके बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और मुंबई के अंदर ऐसे बहुत डॉक्टर हैं जो कैंसर रिसर्च, कैंसर का के लिए आजकल क्या हो रहा है कि लोग कैंसर के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं, बहुत खर्चीली बीमारी है, जीनोम को सीक्वेंस करा लेते हैं, पता जाता है कैंसर की संभावना कितनी, मालूम चल जाता है। एक व्यक्ति जीवन में कभी स्मोकिंग नहीं किया, लंग कैंसर हो गया। एक स्मोक करता रहा, उसे लंग कैंसर नहीं हुआ, कुछ और हुआ पर लंग कैंसर नहीं हुआ। डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी रिस्क फैक्टर को कितना टॉलरेट करने के लिए तैयार थी। ठीक है, स्मोकिंग इज ऑलवेज बैड, ठीक है, लेकिन यह है कि हाँ, उसका रिस्क भी अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है। तो हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को समझ सकते हैं उसमें जीनोम सीक्वेंस से। This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from very disciplined in both public and private sector worldwide। वो कहता है कि आने वाले समय में जीनोम बेस्ड मेडिसिन चलेंगी, कि आप बीमार यदि हैं तो पहले आपका डीएनए, और जिंदगी में एक ही बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना, एक बार डीएनए सीक्वेंस मालूम चल गया, आपका डेटाबेस में इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, और उसके आधार पे कौन सी दवाएं आपको देनी है नहीं देनी। तो अभी आंख बंद करके कोई भी गोली देते ना, वो गोली नहीं होगा, फिर वो वही दवा दी जाएगी जो दवा आपके जीनोम पे जाके काम कर रही होगी। तो कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है इसका बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी हो, चाहे इन्फॉर्मेशन फार्मा कंपनी को देनी हो हमको। वो कहता है one of the greatest impact of having human genome sequence may well be enabling a radically new approach to biological research। तो मैंने कहा ना आपसे कि बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारी बीमारियां, जेनेटिक डिजीज को हम ट्रीट कर पाएंगे यदि हमें पता होगा जीन में डिफेक्ट कहां पर है, कैसे उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीड वन और फ्यू जीन एट ए टाइम। पहले साइंटिस्ट एक या दो जीन, कुछ जीन को स्टडी कर पाते थे। विथ होल जीनोम सीक्वेंस एंड हाई एंड न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच क्वेश्चंस। मैंने कहा ना, अब वो सब बातें वही है जो मैं बता कि हम इस इंफॉर्मेशन का उपयोग जो है इंडस्ट्री के लेवल पे, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लेवल पे इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है ना, they can study all the gene in a genome, for example all the transcript of a particular tissue and organ or tumor, or how टेंस ऑफ थाउजेंड जीन एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर। वो कह रहा है आपसे कि पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री को समझने में, पूरी बॉडी मेटाबॉलिज्म को समझने में, कैंसर की रिसर्च में इस इंफॉर्मेशन का बड़ा इस्तेमाल होता है कि भाई कौन से जीन में दिक्कत हो रही है, कौन से जीन कौन से कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज कैंसर के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बड़े काम का चीज है, कैंसर को जानने के लिए। और यदि कैंसर हो भी गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, वहां भी जीनोम सीक्वेंसिंग रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारी जो कहानी है, वो सारी की सारी जो कहानी है, वो स्टोरी जो है बताती है कि हमारा जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो किस किस सिग्निफिकेंस का था। तो यहाँ पे दो चार चीजें आपको ध्यान रखनी बेटा, जो बार बार क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं। वो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के ऊपर क्वेश्चन है, सीक्वेंस एनोटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो फाइंडिंग्स निकल के आए वो सब अच्छे से पढ़ लेना। कल जब आपका डीएमटी होगा उसमें सारे क्वेश्चन में आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के देने वाला हूं उसमें। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक, तो आज हमने टोटल 100% एनसीईआरटी देखा, हमने एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी की देखी, और हमने एक जो है वो जो फील्ड कनेक्टेड था हमारा पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, उसको देखा हमने। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के आना बेटा कल ध्यान से। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, जो अभी मैंने आज नहीं बताया, कल जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए।